नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न थे उनको देखा था। उसके साथ में हमने कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया था, जैसे जो आपका डेटाबेस से था, क्योंकि कल की क्लास बहुत लंबी हो गई थी। कल 2-3 टॉपिक ऐसे आ गए थे जिसको हमने बहुत जो है अच्छे से डिस्क्राइब किया था, उसके बारे में जितने भी पॉइंट्स थे उनको कवर करने की कोशिश की थी। तो कल की क्लास जहाँ पे हमने एंड की थी, डेटाबेस के बारे में हमने बोला था कि लास्ट में पढ़ेंगे, वहीं से आज की क्लास शुरू करते हैं। बाकी जो हमारे साथी रेगुलर हमारी क्लासेस को देख रहे हैं उनको पता होगा कि अभी तक जितना हम पढ़ा चुके हैं, इससे अब आप मॉक टेस्ट लगाने अगर बैठते होंगे कहीं का भी, तो आपको पता होगा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन यही इतनी क्लास से आपको फंस रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट रिपीट होके आए या फिर अपना फॉर्मेट चेंज करके आए। लेकिन अगर आपने ये क्लास देखी है तो आप सक्षम होते होंगे बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करने में। यानी कि अभी हमारी 15 क्लासेस देखकर आप जितने प्रश्न सॉल्व कर रहे होंगे, इतने और कहीं की 15 क्लासेस देखकर आप शायद ही कर पा रहे होंगे। तो उसी दृष्टिकोण से जैसे हम अभी तक की 15 क्लासेस किए हैं, 14-15, ये शायद 15वीं क्लास है, वैसे ही हम अभी आगे 13-14 क्लास और करेंगे और इतने दिनों में अपना कंप्यूटर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 60% हमारा कंप्यूटर जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है वो कवर हो चुके हैं। 40% और बचे हैं जिनको हम आने वाले दिवसों में बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना ज़्यादा डिस्कशन किए हुए, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हुए कि यदि आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो पहले तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो साथी रेगुलर देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो आप किसी अपने ग्रुप में, किसी अपने साथी, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं तो हमें भी थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो और बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी बहुत कुछ करना चाहते थे आप लोगों के लिए, लेकिन इस समय इतनी व्यस्तता चल रही है, इतनी ज़्यादा व्यस्तता चल रही है जिसके चलते कि कुछ हो ही नहीं पा रही है जितना हमने सोचा था। बट हम जो स्टार्ट किए उसको तो चाहे जैसे ख़त्म करें, वो दो सब्जेक्ट हम तो कंप्लीट करवाएंगे। आपका ये जो आपका यूपी कंप्यूटर तो चल ही रहा है हम लोगों का, यूपी स्पेशल भी हम पूरी कोशिश नहीं करवाएंगे चाहे जैसे करवाना पड़े। ठीक है, यूपी स्पेशल के भी सारे पीवाईक्यूज कवर करवाएंगे। बाकी यूपी स्पेशल के पीवाईक्यूज की हमने जो है एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है अपनी वेबसाइट पे यूपी एग्जाम मंत्रा पे, उस पर जाके आप दीजिए, पूरे पीवाईक्यूज हम उस पर कवर करवा रहे हैं। ठीक है, वहां से तो आप प्रैक्टिस की जैसे कर लेंगे, लेकिन क्लास में जब हम करवाएंगे तो यहाँ पे हम आपको उसका डिटेल जो है एनालिसिस भी करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, आज का क्या है, ये कल का क्वेश्चन था, हमने इसको किया नहीं था, है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। पहले तो समझिए डेटाबेस। देखिए, कंप्यूटर में बिना डेटा का कोई मतलब नहीं होता, चाहे कोई वेबसाइट हो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो। डेटाबेस का क्या मतलब होता है? डेटाबेस का मतलब होता है आपका जो डेटा है, बहुत सारा, कोई किसी भी प्रोग्राम, किसी भी सॉफ्टवेयर में, जैसे मान लीजिए हम व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं, टेलीग्राम, यूट्यूब, किसी भी चीज़ का यूज कर रहे हैं, तो इस पर इतने सारे कंटेंट अपलोड हो रहे हैं, इसकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर में स्टोर हो रही हैं ना, किसी न किसी सर्वर में स्टोर हो रही हैं। तो वही होता है उसका डेटाबेस। मतलब उसके डेटाबेस कहाँ पे सारा डेटा स्टोर हो रहा है, अरेंज हो रहा है, सारी चीज़ें कहाँ पे जो है रखी जा रही हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो डेटाबेस होता है ना, डेटाबेस जो होता है, देखिए डेटाबेस दो प्रकार का होता है। जैसे आप में से दो प्रकार के लोग होंगे, कहेंगे कैसे दो प्रकार के? तो आप में कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिनके कमरे में बहुत व्यवस्थित रूप से सारी चीज़ें रखी होंगी। कैसी रखी होंगी? व्यवस्थित रूप से। व्यवस्थित रूप का क्या मतलब है? और कुछ ऐसे हमारे साथी होंगे जिनके कमरे में सारी चीज़ें एकदम अव्यवस्थित पड़ी होंगी। ठीक है, व्यवस्थित और अव्यवस्थित का क्या मतलब है? देखिए, कुछ लोग होंगे उनके रूम में ऐसे बढ़िया बेड लगा होगा, 4 कपड़े इस पे ऐसे पड़े होंगे, यहाँ वो सो जाते होंगे, यहाँ किताबें पड़ी होंगी, टेबल होगा, टेबल पे ऐसे मचा होगा कबाड़ा, यहाँ पे चीज़ें, 2 किताबें इधर, 2 किताबें इधर, पेंसिल एक यहाँ खुल के पड़ी है, यहाँ पेन पड़ी है, ऐसे बेतरतीब तरीके से। जो उनके रूम में अलमारी भी है उसमें देखेंगे ऐसे भूसे के जैसे चीज़ें रखी होंगी। तो एक टाइप ऐसे लोग होते हैं। एक टाइप होते हैं उनके रूम में आप जाओगे ना तो भाई ये बढ़िया टेबल है, यहाँ पे जो डेली बुक पढ़ते हैं वो रखी हुई है बढ़िया से, यहाँ पे एक स्टॉप वॉच मिल जाएगी, ये पूरा एरिया बढ़िया खाली और ऑर्गेनाइज मिल जाएगा। यहाँ पे एक पेन बॉक्स रखा होगा जिसमें पेन्स रखी होंगी। इनकी अलमारी देखोगे तो डेली पहनने वाले कपड़े आप अलग रखे हैं धुल के, जो थोड़ा सा गंदे कपड़े उनको अलग रखे हैं, जो बढ़िया स्पेशल कपड़े हैं उनको बढ़िया अलग फोल्ड करके रखा हुआ है, बढ़िया प्रेस करके ऑर्गेनाइज तरीके से अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। ये है उनकी। बेड देखेंगे तो आप बढ़िया बेड पे बेडशीट पड़ी है, पिलो पड़ी है। मतलब कहने का हमारा ये मतलब है, आपको 2 टाइप के आदमी देखने को मिलेंगे। एक बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और एक जो है नहीं ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। उसी प्रकार डेटाबेस भी 2 कैटेगरी का होता है। एक तो बहुत व्यवस्थित यानी कि बहुत ऑर्गेनाइज होता है, स्ट्रक्चर्ड जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है, एक को हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड। देखते चलिएगा, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड कहने का क्या मतलब है? देखिए, जैसे जो आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है ना, वो हरदम जो है टेबल या फिर एक्सेल के फॉर्मेट में, टेबल या फिर जैसे आपकी एक्सेल होती है उसमें, उस फॉर्मेट में ये आपका स्टोर होता है। कहेंगे टेबल एक्सेल। जैसे मान लीजिए आपका जो है
एक वेबसाइट है जो कि बच्चों का जैसे मान लीजिए हमारी वेबसाइट है आपकी यूपी एग्जाम मंत्रा, यूपी एग्जाम मंत्रा। इसमें क्या है, इसमें स्ट्रक्चर डेटा है। इसमें क्या बताया, जो भी आप जैसे आप कोई यूज़र गए ना, तो आप यूज़र के नाम से ऐसे एक डेटा बन जाएगा। इसमें यूज़र का नेम लिख उठेगा, इसमें उसकी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लिख उठी होगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या होगा, यहाँ पे आपका एक क्रमांक, आपकी एक आईडी अपने आप ऑटो जनरेट हो जाती होगी 1 2 3। उसके बाद एक जगह आपका टेस्ट 1 का मार्क्स शो होता होगा, एक जगह टेस्ट 2 का मार्क्स शो होता होगा, यहाँ पे शो होता है आप कौन सी। तो यानी कि अगर हम जैसे मान लीजिए एक नंबर 1 पे कोई लड़का है जिसका नाम है अनीश, तो अगर हम एक डालेंगे अपने सिस्टम में तो अनीश के बारे में सारी चीज़ें वो अपने आप निकल के आ जाएंगे। अच्छा ये अनीश है, इसकी ये ईमेल आईडी है, इसने ये टेस्ट दिया, ये टेस्ट दिया, ये टेस्ट दिया, इस टेस्ट सीरीज में इसने इनरोल किया है। तो ये होता है कि मतलब आपका जो स्ट्रक्चर डेटा का मतलब कहने का मतलब है कि वो डेटा एक्सेल या फिर टेबल के फॉर्मेट में बढ़िया अच्छे तरीके से स्टोर हो जाता है। तो उसे बोलते। अब यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, जब अनीश आके कुछ और करेगा, कुछ भी अपडेट करता है तो उसका उसके आगे ऐसे टेबल बन करके रो और कॉलम में उसका डेटा अपडेट होता रहता है। ये होता है स्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर डेटा का क्या मतलब होता है, यहाँ पे डेटा ऐसे बेतरतीब तरीके से पड़ा होता है। जैसे ऐसे डेटा कहाँ पे यूज होते हैं, जैसे आप जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, जो सोशल मीडिया का डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। क्योंकि देखिए हमारी वेबसाइट पे आप जाके कुछ भी नहीं कर सकते हो। देखिए कुछ भी नहीं करने का क्या मतलब है, आप जाओगे तो वहाँ पहले लॉगिन करोगे तो वो वहाँ से डेटा आपका आएगा, लॉगिन करोगे तो आपका डेटा जाएगा हमारी वेबसाइट पे, टेस्ट दोगे तो हर चीज़ का एक निश्चित फॉर्मेट है और उस निश्चित फॉर्मेट के लिए बैकएंड में एक डेटा स्टोर हो रहा है। लेकिन जो आपका सोशल मीडिया होती है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपके फ्रंट एंड में ही देखोगे कोई इमेज अपलोड कर रहा है, कोई पोस्ट लिख रहा है टेक्स्ट फॉर्मेट में, कोई वीडियो अपलोड कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक यूज़र जो है वो इतने ज़्यादा काम कर रहा है कि कुछ मतलब नहीं है कि उसके डेटा को स्ट्रक्चर नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा डेटा जो है स्ट्रक्चर तरीके से नहीं जो है स्टोर होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, कभी वो फोटो कर रहा है अपलोड, कभी वो वीडियो कर रहा है, कभी वो PDF अपलोड कर रहा है, कभी वो कोई अपनी पोस्ट लिख रहा है टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब स्ट्रक्चर्ड इनको की ही नहीं जा सकती। तो ये डायरेक्ट फाइल के रूप में मतलब आपका डेटाबेस में स्टोर होती हैं, फाइल के रूप में आपके डेटाबेस में स्टोर होती हैं। यहाँ पे आपको दो ही चीज़ें समझनी है, जितनी छोटी सी चीज़ कि जो आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है वो बढ़िया टेबल और एक्सेल के फॉर्मेट में स्टोर होता है और ये बहुत व्यवस्थित होता है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का कहने का मतलब क्या मतलब है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहने का मतलब है कि वो डेटा जो होता है ना उसमें आप उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रख ही नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ यूज़र का कोई एक फॉर्मेट नहीं होता है कि वो इसी फॉर्मेट में काम करेगा। वो आएगा कोई वेबसाइट पे कोई कुछ कर रहा है, सोशल मीडिया पे कोई अपलोड कर रहा है कोई फोटो, वहाँ ऐसा नहीं है कि सब लोग फोटो अपलोड कर रहे हैं बस यही 4 काम। जैसे हमारे टेस्ट पे तो आप जाके केवल टेस्ट ही दोगे तो उसका डेटा बढ़िया ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर हो रहा है बैकएंड पे। लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं होता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो सोशल मीडिया होती है उस पर ज़्यादातर जो डेटा स्टोर होता है डेटाबेस उसका वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है और जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होती है। स्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में आपको ये याद रखना है, स्ट्रक्चर्ड डेटा टेबल और एक्सेल के फॉर्मेट में होता है, क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें होगी। चलिए आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब देखिए इनको अब डेटाबेस अपने आप तो जो है हमने आपको बताया कि इंटरनेट हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, यहाँ हर काम को करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमारे काम को आसान बनाते हैं। तो इन डेटाबेस को मैनेज करने के लिए भी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब आप कहेंगे सॉफ्टवेयर होते हैं तो नाम बता दीजिए, तो नाम हमारे लिए जानना जरूरी भी है। देखिए स्ट्रक्चर डेटा है और अनस्ट्रक्चर्ड है, इन दोनों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर भी होते हैं। देखिए जो आपका स्ट्रक्चर डेटा होता है इसको रिलेशनेबल भी डेटाबेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल क्यों बोला जाता है, रिलेशनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो एक दूसरे से जुड़ा होता है, संबंधित होता है। जैसे देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे डेटाबेस में 2 फाइल बनी है, एक में यूज़र का नेम हो गया और ईमेल आईडी हो गई और उसकी एक आईडी हो गई 1 2 3। यहाँ पे एक यूज़र हो गया, यहाँ पे एक यूज़र, यहाँ पे उसका डेटा। उसके बाद एक और टेबल बन गई, इसमें केवल 1 2 3 गया है, यहाँ पे वो जितना टेस्ट दे रहा है सब। तो अब देखिए ये इससे जुड़ा है। अगर मान लीजिए नंबर 1 पे राहुल है तो अब राहुल के बारे में यहाँ से उसकी जानकारी है, लेकिन नंबर 1 में अब राहुल का बाकी डेटा इस टेबल में है, मतलब ये एक दूसरे से जुड़ा है। अगर हम नंबर 1 खोजेंगे 1 का मतलब, तो वहाँ यहाँ से ये डेटा आ जाएगा और यहाँ से पता चल जाएगा अच्छा ये जो राहुल है जिसकी ये ईमेल आईडी है, जिसका ये जानकारी है, जो इस टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड है, उसने इस टेस्ट सीरीज में इतने 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 मार्क्स देखे हैं। मान लीजिए लीडर बोर्ड का है बैकएंड, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पता कि अच्छा नंबर 1 पे, तो इसमें ये डेटा इससे जुड़ा होता है, एक चीज़ें दूसरी चीज़ें से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो इसको इसीलिए स्ट्रक्चर्ड रहता है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से जुड़ा हुआ होता है, तो उसको जो है रिलेशनल, यानी कि एक टेबल दूसरे टेबल से जुड़ी होती है, तो इसीलिए इसको रिलेशनल डेटाबेस भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है।
हमने बोला कि अभी हम आपको बताने वाले हैं कुछ सॉफ्टवेयर का नाम, वो आपको याद रखना है। जैसे आपसे कोई पूछे कि सोशल मीडिया में आप किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे कि नहीं हम इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, हम फेसबुक का यूज करते हैं। सब लोग अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अगर यूट्यूब देखना है तो आप, अगर वीडियोज़ देखना है तो आप यूट्यूब पर आएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार की चीज़ें हैं कि जैसे आपकी ज़रूरत होगी वैसे आप सोशल मीडिया का यूज करते हो, उसी लिए जिस प्रकार का हमारा डेटा बेस होगा उसी प्रकार के सॉफ्टवेयर का हम यूज करेंगे। देखिए जो स्ट्रक्चर्ड हमारा होता है, स्ट्रक्चर यानी कि रिलेशनल डेटाबेस, इसके लिए आपको दो याद करने हैं, दो जो है सॉफ्टवेयर, एक माई एसक्यूएल और एक होता है ओरेकल, ठीक है, एक होता है ओरेकल। ये दो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। और भी, लेकिन हम वही बता रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें अनस्ट्रक्चर्ड में आपको याद रखना है एक S3 है और एक आपको याद रखना है मोंगो डीबी, ठीक है। ये दो आपको इधर से याद रखने हैं। अच्छा एक बात आपको और याद रखनी है, अब यहाँ पे स्पेस नहीं बचा हुआ है, हम कहीं पे और बताते हैं, एक सेकंड से आप रुकिएगा थोड़ा से, यहाँ पे बता देते हैं। ये जो आपका एक हमने आपको बताया था कि डेटाबेस के लिए एक लैंग्वेज होती है जिसको बोलते हैं कि SQL, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या है? ये एक लैंग्वेज है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक लैंग्वेज है जो कि आपको इतना याद रखना है, जो कि डेटाबेस को मैनेज करने में हमारी सहायता करती है। ये क्या है? ये एक लैंग्वेज है, भाषा है, ठीक है, लैंग्वेज है, इतना आपको ध्यान देना है। ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। MySQL, ओरेकल, S3, ये सब क्या है? ये सब सॉफ्टवेयर हैं। और SQL क्या है? आपकी एक लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज का यूज कहाँ होता है? तो इस लैंग्वेज का यूज होता है, जो हमने अभी बताया कि आपका डेटाबेस दो प्रकार का होता है, एक हो गया रिलेशनल या फिर हम उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड, और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। तो अनस्ट्रक्चर्ड में इसका यूज नहीं होता, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड में तो फाइल के रूप में आपका डेटा सेव होता है। SQL का यूज होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है कि SQL क्या है? SQL डेटाबेस को मैनेज करने वाली एक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और ये रिलेशनल या फिर जो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होता है उसको मैनेज करते हैं। उसके बाद हमने आपको कुछ सॉफ्टवेयर के नाम बताए, डेटाबेस के बारे में बताया। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए डेटाबेस इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो आपको वही बताना है, फॉक्स प्रो। और एक देखिए इसमें तो आपको ऐसे ही याद रखना है, हमने अभी बताया आपको जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर थे हमने यहाँ पे लिखवा दिया। लेकिन ये भी जैसे आपका MS एक्सेस है, ये भी आपको डेटाबेस को मैनेज करता है। ओरेकल भी हमने बताया, ये फॉक्स प्रो भी मैनेज करता है। आपको पता होगा MS वर्ड जो है ये डेटाबेस मैनेज नहीं करता। MS वर्ड क्या है? MS वर्ड तो एक सॉफ्टवेयर है जिसपे हम जाके क्या करते हैं, हम टाइप करते हैं, अपना कोई PDF बनानी है, बहुत चीज़ें टेक्स्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम अपने MS वर्ड में करते हैं। MS वर्ड आप लोग सब लोग देखे होगे, यूज किए होगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। तो MS वर्ड आप लोगों को पता होगा कि ये डेटाबेस का नहीं है, ठीक है। बाकी जो तीनों हैं MS एक्सेस, ओरेकल और फॉक्स प्रो, उसके साथ में हमने कुछ सॉफ्टवेयर के नाम यहाँ पे भी बताए, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि ये सब डेटाबेस को मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। इसीलिए कल जो है हम नहीं बताए थे, क्योंकि 10-12 मिनट लगता आपको इसको समझाने में, डेटाबेस को समझाने में, तो इसीलिए हमने कल नहीं बताया था। देखिए आप इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये पूछ रहा है कि किस फाइल एक्सटेंशन, कौन सी प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन .bat होता है, ठीक है, .bat। पहले आप समझते हैं कि इसके पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में चलेंगे, समझेंगे। देखिए कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार की फाइल होती है जिसको बोला जाता है बैच फाइल। जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है बैच फाइल, बैच प्रोसेसिंग फाइल। ये क्या होती है? एकदम टेंशन मत लीजिएगा, नाम से स्पष्ट हो जाए। जैसे आप लोगों को पढ़ा है कि कोचिंग का ये बैच चल रहा है, वो बैच चल रहा है, तो बैच का मतलब होता है कि एक मतलब समूह, मतलब यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, ऐसे एकदम समझिए, वो होती है बैच। तो यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग का मतलब होता है, जैसे आपको मान लीजिए कई सारे कमांड कंप्यूटर पर रन करने हैं। क्या करने हैं? कमांड जो है रन करने हैं, और कई सारे, एक नहीं, आप सोच, जैसे अलग अलग अगर उसको रन करेंगे, जैसे मान लो आपको क्रोम खोलना है, पहला कमांड तो ये है, कंप्यूटर ओपन करेंगे, आपको क्रोम खोलना है, ठीक है। फिर क्रोम में जा करके मान लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद जो है आपको नोटपैड खोलना है, ठीक है, नोटपैड खोलना है। फिर उसके बाद आपको कंप्यूटर में जा करके क्या करना है? क्रोम में एक आपके फाइल मैनेजर में एक जाके फाइल बनानी है डेली वर्क की, ठीक है, उसमें आपको सारी चीज़ें लिखनी है। ये 3 काम आप कंप्यूटर खोलने के बाद करते हैं, ठीक है, करते हैं। तो अब आपको सबके लिए अलग अलग जाना पड़ेगा, ठीक है, सबके लिए अलग अलग कमांड देना पड़ेगा। पहले क्रोम पे क्लिक करेंगे, फिर नोटपैड पे, फिर फाइल पे क्लिक करेंगे, तो आप फोल्डर बनाएंगे। अब क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ये चीज़ें ना करूँ, काम मेरा आसान हो जाए, एक क्लिक करूँ, तो आपको एक बैच फाइल बनानी पड़ेगी, एक बैच फाइल बनानी पड़ेगी। अब वो बैच फाइल कैसे बनेगी वो आपके लिए जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी कैसी कोडिंग होगी नोटपैड में जाके, ठीक है, वहाँ पे हम मैं जाके क्या क्या लिखेंगे, आप यहाँ हम जो जिसको भी बनाना है, ठीक है,
बैच फाइल कैसे बनाओगे, पूरा सिस्टम वहाँ पे होता है कि नोट पैड पर आप जाके उसकी एक छोटी सी कोडिंग कर देते हो कि ये करो ये करो ये करो, तो वो क्या हो जाता है, इन 3 काम को करने के आप एक फ़ाइल बना लेते हो। क्या बनाते हो, एक फ़ाइल, और उस फाइल को बना करके सेव कर देते हो .bat फाइल के रूप में। ठीक है, इस फाइल के रूप में जब आप सेव करोगे तो अब क्या होगा, दूसरे दिन आप कंप्यूटर या उसी दिन जब कंप्यूटर ओपन करोगे तो इस फाइल के ऊपर आप क्लिक करोगे, मान लीजिए इस फाइल पे क्लिक करोगे तो ये तीनों काम आपका एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो यही होती है बैच फाइल जिसको कि .bat एक्सटेंशन के साथ इसको सेव किया जाता है। तो बेसिकली बैच प्रोसेसिंग फाइल पहले आपको समझना है वो क्या है। बैच प्रोसेसिंग फाइल का मतलब ये है कि जब हमको जो है कई सारे कमांड एक साथ रन करने होते हैं तो एक एक कमांड रन ना करके उनके लिए एक फाइल बना दी जाती है, और वो फाइल क्या करती है कि सारे कमांडों को एक क्लिक में रन कर देती है। ठीक है, हमने उदाहरण से आपको बता दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन ये है, तो इसका आपको याद रखना है कि पीसी की जो बैच फाइल होती है, यानी कि जो बैच फाइल होती है, और बैच फाइल क्या होती है हमने बहुत अच्छे से आपको बता दिया। ठीक है, बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया कि बैच फाइल आखिरकार होती क्या है। अब आशा करते हैं यहाँ तक की चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगता कि पिछले 2 दिन से क्लासें थोड़ी सी लंबी हो जा रही है। देखिए उसका, और क्वेश्चन कम कवर हो रहे हैं, उसका रीज़न सीधा सा ये है कि जो चीज़ें अब आ रही हैं ये कहीं ना कहीं नई चीज़ें हैं। ऐसा हमें लग रहा है कि आपने इन चीज़ों को समझा होगा लेकिन उतने बेहतरीन तरीके से आप समझ नहीं पाए होंगे। इसीलिए हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लेन करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाए। ठीक है, इन चीज़ों को लेकर के। जैसे अब आज का अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है। ये कोड है क्या, पहले हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे। तो फुल फॉर्म हमने बोला कि इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस। ये है क्या, यहाँ पे हम ये समझेंगे। देखिए कल हमने आपको बताया था, कई दिन हम आपको बता चुके हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या करता है, वो भैया केवल एक भाषा को समझता है जिसको बोला जाता है मशीनी लैंग्वेज, और उसमें केवल 2 चीज़ें होती हैं, वो होती हैं 0 और 1। इसी भाषा को कंप्यूटर समझता है। हमने बोला कि हम जब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, किसी भी कोडिंग करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की, तो उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं। ये कल का रिवीजन है। और हाई लेवल लैंग्वेज के बाद एक होता है कंपाइलर इनको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। जो भी हम प्रोग्राम बनाए होते हैं तभी इसको जो है सीपीयू समझता है और इसका जो है इसको एग्जीक्यूट करता है। अगर ये ना हो तो समझ ना पाए। ये तो हो गई प्रोग्राम के बारे में। ये बताइए, अब जब हम और आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो हम आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन 0 और 1 के फॉर्मेट में बोल देते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, हम उसमें टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे हमें कोई काम करवाना है तो वो चीज़ हम जाकर कीबोर्ड पे टाइप करते हैं। लेकिन हमने कहा कि जो आप टाइप कर रहे हो ABCD या फिर हिंदी में जो भी चीज़ें या नंबर्स में जो भी चीज़ें हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम उसको तो अपने फॉर्मेट में देते हैं, तो लेकिन वो समझता कैसे है, तो फिर उसको भी नहीं समझना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं समझता है। जब हम कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो जो हमें दिख रहा है, जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उस रूप में वो सीपीयू के पास नहीं जाता है, बल्कि वो 0 और 1 के रूप में मशीनी लैंग्वेज के रूप में सीपीयू को जाता है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये जाता कौन है, तो बीच में ये काम करने के लिए आपकी यही लैंग्वेज बैठी होती है, जो आपका हमने बोला कि आपका ASCII है, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए लिखा है कि इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का यही मतलब है कि जो हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहे हैं उसको ये लैंग्वेज चेंज करती है। क्यों चेंज करती है, ताकि कंप्यूटर जो है आपका सीपीयू यानी कि कंप्यूटर वो समझ पाए, क्योंकि वो हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो नहीं समझेगा, वो केवल 0 और 1 के फॉर्मेट में चीज़ों को समझेगा। तो यही इंफॉर्मेशन को ये कन्वर्ट चेंज करने का काम ये लैंग्वेज करती है। ठीक है, और ये लैंग्वेज पूरे मतलब विश्व में, समस्त विश्व में, मतलब इस लैंग्वेज का समान रूप से इस्तेमाल लगभग किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि ये सर्व स्वीकृत है पूरे विश्व में। इसको याद रखना है कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो ये 7 बिट या फिर 8 बिट में इसका फॉर्मेट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि ये क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड क्या है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है एक लैंग्वेज है, एक ऐसा कोड है। ये क्या काम करता है, ये काम ये करता है इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज का काम करता है। इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज कहने का क्या मतलब है, कि हम इसका कहने का इतना ही मतलब है कि भैया हम जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो अपनी भाषा में अपने समझ से देते हैं। लेकिन कंप्यूटर की समझ क्या है, कंप्यूटर केवल मशीनी लैंग्वेज को समझता है जिसमें कि केवल 0 और 1 आता है। यानी कि यदि सीपीयू को कोई प्रोग्राम हमारे किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो वो उसको 0 और 1 के रूप में चाहिए। अब हम 0 और 1 के रूप में तो देते नहीं हैं, जो हम देते हैं अपने नॉर्मल रूप में। तो उस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन को 0 और 1 में कन्वर्ट कौन करता है, तो वो आपका ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है। अब हम आशा करते हैं ये चीज़ भी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड क्या है आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ों को हम ये, अच्छा ये क्वेश्चन पता नहीं कल देखे थे कि नहीं कि देखे थे। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट नहीं सही है, इसको हम कल भेज देंगे। ये
टेलीग्राम चैनल पे या कल की क्लास में देख लेंगे, क्योंकि ये सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि डेटाबेस सिस्टम के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। डेटाबेस सिस्टम के बारे में क्या गलत है? पहला ऑप्शन क्या है? बोल रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस जो होता है वो स्टोर होता है डेटा, रिलेशनल डेटाबेस का जो डेटा होता है वो स्टोर होता है टेबल के फॉर्म में, ठीक है, एक फिक्स्ड स्कीमा में। तो हम बोलेंगे हाँ, ये टेबल के फॉर्मेट में एक फिक्स बनाई टेबल होती है, उसी में जाके स्टोर होता है जो रिलेशनल डेटाबेस होता है। बिल्कुल, हमने आपको शुरुआत में बताया। फिर हम ये कह रहा है कि जो ये नो एसक्यूएल डेटाबेस आर सुटेबल फॉर हैंडलिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो क्या होता है, ये स्ट्रक्चर्ड के लिए होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड के लिए होता है? तो नो एसक्यूएल जो है अनस्ट्रक्चर्ड के लिए होता है। ये शायद हमने पीछे कवर किया था, नहीं कवर किया था, आप याद रख लीजिएगा कि जैसे हमने बोला कि आपका माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, ये क्या करता है, ये सब सॉफ्टवेयर हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड या फिर रिलेशनल जो डेटा होता है उसको मैनेज करते हैं। उसी प्रकार नो एसक्यूएल हो गया आपका, ठीक है, ये जो है कौन सा डेटा होता है, ये आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को मैनेज करता है। ठीक है, इसके लिए ये होता है अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि नो एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस आर सुटेबल फॉर हैंडलिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। तो नो एसक्यूएल किसको हैंडल करता है? तो जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इसको याद रखिएगा, नो एसक्यूएल। इसके आगे नो लगा हुआ है ना, जो एसक्यूएल होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। नो लग गया तो मतलब यहीं से आप इसको निकाल लीजिएगा कि नो मतलब नहीं, स्ट्रक्चर्ड का मतलब स्ट्रक्चर्ड, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो वो अनस्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, अगला है कि सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोग। ये तो पहली बात सही हो गया, हम आगे के ऑप्शंस को देख रहे हैं, हमारा राइट आंसर तो यही हो जाएगा। एक सेकंड, हमें गलत कथन पहचानना है, तो हमारा ये दोनों राइट है अभी तक। ठीक है, राइट आंसर ये नहीं हो जाएगा, हमारा ये दोनों चीज़ें राइट हैं, हमें ढूंढना गलत है। अगला है कि सुरक्षा कारणों से, लिखा है कि सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बताइए, एक समय में अगर एक लोग जो फेसबुक का डेटा है, यूट्यूब का डेटा है, एक समय में एक लोग एक्सेस करेंगे तो दुनिया के जो बाकी यूज़र हैं क्या वो बैठे रहेंगे? नहीं, एक समय में अनंत इनफाइनाइट लोग क्या करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत सारे लोग एक समय में एक डेटा को एक्सेस करते हैं, एक ही डेटाबेस को। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है कि एसक्यूएल इज स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज यूज टू मैनेज रिलेशनल डेटाबेस। तो बिल्कुल हाँ, एसक्यूएल जो होता है ये क्या होता है, रिलेशनल डेटा या फिर स्ट्रक्चर डेटाबेस को मैनेज करता है। ये क्या है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म हमने बताया आपको, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये भी सही हो गया। तो राइट आंसर हमें ढूंढना है, मतलब गलत कथन की पहचान करना है। तो इसमें से जो गलत कथन है वो क्या है, वो है हमारा ऑप्शन सी। आपको राइट आंसर याद रखना है। ठीक है, बाकी डेटाबेस से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको जो है कंप्लीट करवाए हुए हैं, मतलब इससे जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स हैं। एक सेकेंड, अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कल देख चुके थे, अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपका आज का पहला ये हमारा क्वेश्चन है, ये समझिए आज का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी तक हमने कल की क्लास देखी थी, कल के जो क्वेश्चन थे उनको देखे थे, क्योंकि कल की क्लास काफ़ी लंबी हो गई थी, आज की भी क्लास लंबी ही हो रही है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि सिस्टम डिवाइस में, ठीक है, इनपुट आउटपुट सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का प्राथमिक काम क्या होता है। देखिए, डिवाइस ड्राइवर पहले होता क्या है आप समझिए। देखिए, हमने शायद ये क्वेश्चन कल कवर किया था कि डिवाइस ड्राइवर होता क्या है, जहाँ तक हमें याद आ रहा है। डिवाइस ड्राइवर देखिए, हमने बताया कि बहुत सारे आपके हार्डवेयर लगे होते हैं ना, हार्डवेयर लगे होते हैं। कहाँ पे हार्डवेयर लगे होते हैं, छोटे छोटे हार्डवेयर लगे होते हैं आपके कंप्यूटर में। जैसे हमने बोला कि आपका ब्लूटूथ के लिए कुछ हार्डवेयर लगाएं जो कि ब्लूटूथ को कनेक्ट करने का काम करते हैं, पेयरिंग करने का काम करते हैं। वाईफाई के लिए कुछ लगे हैं चीज़ें। ठीक है, तो आपके प्रिंट कमांड देने के लिए, प्रिंटर से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है, प्रिंटर आपका कनेक्ट है, लेकिन इन सबको रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है छोटा सा। ठीक है, जो कि आप ब्लूटूथ पे क्लिक करोगे तो ब्लूटूथ कैसे पेयरिंग करेगा, कैसे वो कोड देगा, वाईफाई में कैसे सॉफ्टवेयर डालेंगे, वाईफाई कैसे कनेक्ट होगा, प्रिंटर को कैसे कमांड जाएगा। तो इन सब अलग अलग छोटे छोटे काम को करने के लिए प्रोग्राम्स होते हैं। इन प्रोग्राम्स को ड्राइवर बोलते हैं। ड्राइवर का मतलब होता है चालक। चालक जानते हो ना, जो गाड़ी चलाए वो गाड़ी। तो जो आपका ब्लूटूथ का ऑप्शन है उसको चलाने के लिए जो प्रोग्राम होगा वो ब्लूटूथ का ड्राइवर होगा। वाईफाई का जो है चलाने के लिए, जो वाईफाई आप में लगी है, ठीक है, वो हार्डवेयर जो उसका लगा है, लेकिन उसको चलाने के लिए कोई ना, उसके अंदर आत्मा डालने के लिए, समझ लीजिए छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, इनके अंदर इनको चलाने के लिए इनकी आत्मा जो होती है वो ड्राइवर होते हैं। ठीक है, तो इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, जैसे आप ब्लूटूथ ड्राइवर होते हैं, वाईफाई का ड्राइवर हो गया, प्रिंटर का ड्राइवर हो गया। ठीक है, ये आपको पहले मिलेगा जब विंडोज़ 7 आता था, विंडोज़ XP था, विंडोज़ 10 के बाद जो है, जहाँ तक है हमें याद आ रहा है कि विंडोज़ 10 के बाद ये सब जो आपका विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल होती है ना, सारे ड्राइवर्स को आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में उसी में होते हैं आपको अलग से। लेकिन विंडोज़ उसके 7 ओवन था तो वहाँ पर सारे ड्राइवर्स को आपको अलग अलग डाउनलोड करना पड़ता था। ठीक है, अलग अलग ड्राइवर्स को डाउनलोड करना पड़ता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आप विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत एडवांस हो गए हैं, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे उसमें जितने भी ड्राइवर होते हैं छोटे छोटे, सब उसी में
आपके एक साथ जो है होते हैं, आपको अलग अलग कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है। कोई समस्या आ जाती है, कोई ड्राइवर नहीं काम कर रहा है तो उसको भी अपडेट दे देती है कंपनियाँ, जो आपका जेन्युइन विंडो होती है वहाँ पे। तो क्वेश्चन ये है कि सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का प्राथमिक काम क्या है? संचालन के लिए प्रोसेसर की गति बढ़ाना, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करना। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि यूजर लेवल कमांड को असेंबली कोड में परिवर्तित करना। अगला है कि अनुप्रयोगों के लिए सिस्टम मेमोरी एप्लीकेशन का प्रबंधन करना। तो एप्लीकेशन मेमोरी का प्रबंधन तो करता नहीं है, यूजर लेवल कमांड को असेंबली कोड में ऐसा कुछ इसका भी काम नहीं है, प्रोसेसर की गति भी नहीं बढ़ाता। करता क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर में जो छोटे छोटे उपकरण लगे हैं उनके बीच मध्यस्थ का काम करता है। हमने बोला ना, आत्मा वाला काम समझिए करता है कि आपका ब्लूटूथ है, आपके जितनी भी चीज़ें हैं, छोटे छोटे हार्डवेयर लगे हुए हैं, उनको वो कर चलेंगे कैसे, उन पर क्या करने पे वो क्या काम करेंगे, उनको मतलब एक प्रोग्राम है जो कि उनको चलाता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो ये होते हैं आपके, क्या होते हैं, ये आपके होते हैं सिस्टम में जो छोटे छोटे डिवाइस ड्राइवर होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम का वह कौन सा समूह है जो कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? अब जैसे आपको कोई काम करना है तो कौन है जो आपसे, जैसे आपको मान लीजिए आपको पावर पॉइंट बनाना है, ठीक है, तो उस काम को करने के लिए कौन प्रेरित करता है? जो उसका सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपको कोई काम होता है, आप यूज़र हैं, आप कंप्यूटर के जाएंगे, कोई काम करना चाहेंगे, जो काम करना चाहेंगे वो सॉफ्टवेयर आप जो है उसका ही तो यूज़ करोगे। तो ये क्या होता है आपका सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। चलिए बढ़ते हैं अब आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ फाइल बैकअप। अब यहाँ से ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं नहीं, बताना है कि फाइल बैकअप क्या है। ठीक है, तो समझने वाली का क्या मतलब है कि हमने आपको बहुत पहले स्टार्टिंग में बताया था, बैकअप का मतलब होता है कि आप अपनी उस चीज़ का, उस डेटा का, उस फाइल का आप एक कॉपी बना लीजिए, डुप्लीकेट कॉपी। जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में बहुत सारी फोटोज़ हैं, तो आप उसकी जो है फ़ोटोज़ को या अपने एक मेमोरी कार्ड में सेव कर लीजिए, गूगल ड्राइव पे सेव कर लीजिए, या क्लाउड पे, ऑनलाइन ऑफलाइन आप उसकी एक कॉपी बना लीजिए। उससे क्या होगा कि यदि आपके फ़ोन में कुछ हो भी जाता है, आपका सारा डेटा क्या होगा, सेव रहेगा। तो बेसिकली फाइल बैकअप का क्या मतलब है कि फाइलों को जो है क्या करना, उसकी एक कॉपी बना लेना। तो वही लिखा है कि डेटा की एक प्रतिलिपि बनाने और संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बैकअप कहते हैं, फाइल का बैकअप कहते हैं। इसको स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था। देखिए, जहाँ पे समझने वाली चीज़ें नहीं है वहाँ पे हम नहीं समझाते, जहाँ पे कुछ नया आता है वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि आपको आसानी से समझा दें। ठीक है, वो भी कंप्यूटर की भाषा में नहीं, हम कोशिश करते हैं, जितनी भी हम कोशिश करते हैं, जितना भी हम कर सकते हैं कि आपको छोटे छोटे सरल एग्जाम्पल दिए जाएं। अगला पूछ रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमने कल ही कई सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। ओपन सोर्स क्या है, क्लोज सोर्स क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने और कई सारी चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताई थी। जिन्होंने कल की क्लास देखी होगी उनको पता होगा कि सॉफ्टवेयर अच्छे से आपको समझ में आ गया है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स का उदाहरण, तो फोटोशॉप तो है नहीं, बढ़िया पैसा देके खरीदना पड़ता है आपको। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ भी 5-5, 6-6 हज़ार की विंडोज़ आपको खरीदते हैं तब विंडो। अब जो वो पायरेटेड विंडो यूज़ करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो ओरिजिनल विंडो अगर आप यूज़ करना होगा तो उसके लिए भी पैसा देना होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी पैसा देना होता है। लेकिन जो ये लिनक्स होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप इसके कोड को ओपनली एक्सेस कर सकते हैं। बाकी ओपन सोर्स क्या है अब हम फिर से नहीं समझाएंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। कल बहुत बेहतरीन तरीके से लगभग आधे घंटे हमने इन्हीं चीज़ों पे चर्चा की थी। अगला है कि निष्पादन में प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। जैसे आपका कोई प्रोग्राम है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं, जब प्रोसेस यानी कि वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, हो नहीं चुका है, एग्जीक्यूशन उसका चल रहा होता है, निष्पादन उसका हो रहा होता है, तो उस टाइम उसको क्या बोला जाता है, तो उस टाइम उसको बोलते हैं ना कि ये प्रोसेस, ये हमारी प्रक्रिया चल रही है। तो जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो हम चलते हैं कि ये प्रोसेस मेरा चल रहा है। जब प्रोसेस, वही मतलब कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब कोई निष्पादन में यानी कि एग्जीक्यूशन में कोई प्रोग्राम क्या कहलाता है, तुम कहते हैं कि भाई हमारा अभी प्रोसेस चल रहा है ना। आप कोई काम कर रहे हो, जैसे घर बनवा रहे हो, घर को बनवा रहे हो तो क्या कहते हो, जब तक नहीं बना आप भाई घर बनने का हमारा प्रोसेस चल रहा है, मतलब भी प्रोसेस हमारा चल रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, प्रोसेस बोला जाता है। अगला है कि NTFS की तुलना में F8032 फाइल सिस्टम की विशिष्ट विशेषता क्या है। देखिए ये दोनों क्या है, पहले तो आप समझिए, ये दोनों हैं फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम कहने का क्या मतलब है, तो फाइल सिस्टम कहने का मतलब ये है कि जैसे जो आपकी डिवाइस होती है उसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं। जैसे आपका कंप्यूटर है या फिर आपका जो मोबाइल है, टैबलेट है, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल बहुत सारी फाइल होती हैं। तो आप देखते होंगे एक फाइल मैनेजर होता है, एक क्या होता है, फाइल मैनेजर होता है। वो क्या करता है, आपका फाइल मैनेजर सारी फाइल्स को आपको ऑर्गेनाइज करता है। जैसे आप ओपन करेंगे फाइल मैनेजर को तो दिखेगा ये इंटरनल स्टोरेज, या आपका SD कार्ड, USB कार्ड, या फिर कंप्यूटर में देखेंगे तो उसमें दिखेगा ड्राइव C, ड्राइव D, हार्ड ड्राइव, जो भी आप जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस लगाए होंगे। फिर उसमें आपकी इमेज अलग दिखेगी, ये अच्छा ये इमेज का है। यहाँ पे आपके वीडियोस दिखेंगे अलग अलग, आप फोल्डर बनाए हैं, ये डाउनलोड फोल्डर है, ये डॉक्यूमेंट फोल्डर है, ये यूज़र का फोल्डर है, उसके अंदर अलग अलग, मतलब ये डेटा बढ़िया ऑर्गेनाइज कौन करता है। तो इसको करने के लिए जो है
फाइल सिस्टम्स की ज़रूरत होती है जो ये काम करते हैं यानी कि आपकी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। जो आपका डेटा है, जो आपकी फाइल्स है, आपके कहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका डेटा है, जो आपकी फाइल है, उसको ऑर्गेनाइज करता है। जिससे हमने बताया ना कि जो अभी तो हमने जैसे इसके पहले भी एक ऑर्गेनाइजर की बात किए थे, जो आपका क्लाउड, जो आपका डेटाबेस होता है उसको मैनेज करता है, ठीक है। वो अलग चीज़ है। वो जैसे वेबसाइट पे जाते हैं तो जो वेबसाइट का डेटा है वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। वो क्लाउड, वो आपका डेटाबेस कैसे मैनेज हो रहा है। अब यहाँ हम आपके लोकल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम आपके लोकल कंप्यूटर की बात करें कि लोकल कंप्यूटर में जैसे जो आप यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली डेटा मैनेज का ही काम है, ठीक है। वहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा सर्वर है जहाँ पे आपका डेटा जा रहा है, वहाँ पे भी कोई लगा है डेटा मैनेज करने के लिए, सारी चीज़ों को अच्छे से करने के लिए। और यहाँ पे भी आपके कंप्यूटर में कोई सिस्टम है ना जो सारी फाइल को ऑर्गेनाइज करता है। आप फोटो खींचते हैं तो देखते हैं कि वो फोटो में सेव हो रही है, वीडियो वाला वीडियो फोल्डर में सेव हो रहा है, बढ़िया बेहतरीन तरीके से सारा डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है ना। तो इस डेटा को कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो इसके लिए जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें दो प्रकार की क्या होते हैं, फाइल सिस्टम्स होते हैं। इसको एक को बोला जाता है ये आपका FAT32 और दूसरे को बोला जाता है NTFS। घबराइएगा नहीं, सारी चीज़ें अभी आप आसानी से समझेंगे। ये दोनों क्या हैं, दो हैं फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम का मतलब फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल, फुल फॉर्म देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फाइल एलोकेशन टेबल, और ये 32 बिट का होता है, ठीक है। इसीलिए इसके सामने 32 जुड़ा होता है। तो फाइल एलोकेशन टेबल कितने बिट की, 32। अब इसके बारे में याद करना, ये बहुत पुराना सिस्टम है। ये फाइल को ऑर्गेनाइज करने का बहुत पुराना सिस्टम है। बहुत पुराना सिस्टम कहने का मतलब है कि जब विंडोज़, ठीक है, आपका विंडोज़ आया था, विंडोज़ 95 आया था, उस टाइम ये जो है आया था। उसके टाइम में ये आपका जो है FAT32 सिस्टम, FAT जो 32 है फाइल सिस्टम, ये आया था। अब ये बहुत पुराना है तो इसमें कुछ कमियां भी रही होंगी, तब भी कोई नया आया है। तो कमी ये थी ना कि ये जो आपका ये सिस्टम था, इसमें एक बार में जो एक फाइल की अधिकतम साइज हो सकती थी वो 4 GB हो सकती थी। वो कितनी होती थी, वो 4 GB। मतलब आप 4 GB से बड़ी फाइल इसमें नहीं स्टोर कर सकते हो। जैसे आपको अगर 5 GB की मूवी जो है इसमें स्टोर करनी है, कॉपी करनी है एक ही पार्ट में, तो एरर आएगा, ठीक है। तो एरर आएगा। आपको 2 पार्ट में 2-2 GB करके, 2-2.5 GB करके सेव करते। एक जो मैक्सिमम फाइल हो सकती थी वो 4 GB की हो सकती थी। तो ऑब्वियसली इससे प्रॉब्लम तो आएंगी। और क्या है, इसमें सिक्योरिटी फीचर नहीं था। क्या नहीं था, सिक्योरिटी फीचर नहीं था। कोई डेटा आपका इनक्रिप्शन नहीं था, मतलब डेटा को सिक्योर लगने के लिए कोई इनक्रिप्शन भी नहीं था इसमें, ठीक है। सिक्योरिटी और इनक्रिप्शन इसमें नहीं था, ये बात आपको याद करनी है। अब ये काम ये पुराने विंडोज़ के साथ आया, तो जो पुराने सिस्टम्स थे, पुराने सिस्टम्स में ये अच्छे तरीके से काम करता था, ठीक है। मतलब उनके लिए अनुकूल था। जो अब नए सिस्टम्स आ गए हैं, नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं, उसमें इतना बढ़िया काम नहीं करता, क्योंकि पुरानी चीज़ पुराने लोगों के साथ ही काम करेगी, ठीक है। तो अब ये क्या है भाई, जब अब ये पुराना सिस्टम है तो ये है नया सिस्टम, ठीक है। अब ये नया सिस्टम है तो नए सिस्टम में जो पुरानी कमियां हैं, जैसे फाइल का इनक्रिप्शन नहीं था, फाइल आपकी सुरक्षित नहीं थी, अब इसको सुरक्षित करने के तरीके आ गए हैं। इसमें आप फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं कि अच्छा ये फाइल कौन कौन देख सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपका NTFS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नाम से स्पष्ट हो गया होगा क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। फाइल सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ये क्या करता है, आपके फाइल को बढ़िया सुरक्षित रखता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे क्या है कि अगर नई टेक्नोलॉजी है तो जो मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न जो डिवाइसेस हैं उसमें ये बढ़िया से क्या करता है, वर्क करता है। इसमें जो फाइल को यहाँ पे हमने बताया 4 GB की फाइल आपकी स्टोर कर सकता है। यहाँ पे कोई फाइल की प्रैक्टिकल सीमा नहीं है, मतलब जितनी हम आप नॉर्मली फाइल होती है वो ये सारी फाइलों को हैंडल कर सकता है। इसकी जो सीमा है बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारी प्रैक्टिकल लिमिट से ज़्यादा है। तो आपको इतना याद रखना है कि हाँ भाई, इसमें कोई मतलब इतनी छोटी सीमा नहीं है, जैसे 4 GB 5 GB, जितना भी हमारी प्रैक्टिकल ज़रूरतें होती हैं उन ज़रूरतों को ये पूरा करता है। एक बार अगर हम रिवीजन कर लें तो हमने बताया कि फाइल सिस्टम्स के बारे में बता रहे हैं। फाइल सिस्टम्स क्या होते हैं, फाइल सिस्टम जो होते हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होते हैं, आपकी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर हमने बताया कि दो आपका एक होता है FAT32 जिसको बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल, और NTFS को बोलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये पुराना सिस्टम है जो कि पुराने डिवाइसेस के साथ अनुकूलित है। ये नया सिस्टम है जो कि नए डिवाइसेस और हमारे नए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 विंडोज 11 के साथ बहुत बेहतर तरीके से वर्क करता है। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी है, तो हमने बताया कि इसमें हमें नई चीज़ें जैसे डेटा इंक्रिप्शन, डेटा कौन एक्सेस कर सकता है, डेटा पे अपने फाइल पे पासवर्ड, ये सारी सुविधा हमें कौन प्रोवाइड करता है, NTFS। FAT32 हमें डेटा जो है सिक्योरिटी का कोई भी ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करता है। और इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि इसमें मैक्सिमम एक फाइल, जो सिंगल फाइल की मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है वो 4 GB की होती है, ठीक है।
अब हम आशा करते हैं आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न हमारा क्या था? प्रश्न हमारा ये था कि ये जो दोनों फाइल सिस्टम्स हैं आप समझ चुके हैं। अच्छा, ये दोनों फाइल सिस्टम है, इनकी विशिष्ट योग्यता क्या थी? तो हम देखते हैं। पहला है कि पुराने सिस्टम के साथ NTFS की तुलना में FAT32 पूछ रहा है कि इसकी विशिष्ट इसकी तुलना में इसमें क्या योग्यता थी, इसमें क्या योग्यता थी? तो कह रहा है कि पुराने सिस्टम के साथ बेहतर अनुकूलन। हाँ, ये पुराना था तो पुराने के साथ बहुत अच्छे से चलता था, ये ऑप्शन ये सही है। और कह रहा है कि कंप्रेशन कैपेबिलिटी, तो इसमें कंप्रेशन कैपेबिलिटी नहीं थी, ये आपको याद रखना है। अंतर इसमें ये फाइल को कंप्रेस नहीं कर सकता था। ठीक है, पुराना सिस्टम है, हमने बताया इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, लिमिटेड होती थी, बस आपको फाइल को ऑर्गेनाइज करता था। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी भी फीचर कोई नहीं था। सिक्योरिटी फीचर था तो हमने बताया नहीं, सिक्योरिटी भी फीचर कोई नहीं था। बहुत बड़े आकार की फाइल को नहीं हैंडल कर सकता था, मैक्सिमम 4 GB की फाइल को हैंडल कर सकता था। तो बस इसकी एक ही अच्छी बात थी कि पुरानी चीज़ें हैं तो पुराने सिस्टम के साथ अच्छे से चलेंगी, कुछ इसमें जानने की जरूरत ही नहीं है। अगला है कि सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को पुनर्वितरित करने के अधिकार के साथ उपलब्ध कराया जाता है। अब ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? कि आप इसका पूछ रहा है कि कल हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े थे ना, सॉफ्टवेयर के बारे में कल हमने कई सारी चीज़ें देखी थी। आप कहेंगे हाँ, हमने बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें देखी थी। हमने लाइसेंस की कैटेगरी पे दो जो है भाग देखे थे। ओपन सोर्स लाइसेंस देखा था हमने, क्लोज सोर्स लाइसेंस देखा था। ओपन सोर्स मतलब जिसमें कि आपकी जिसके सोर्स कोड हमें उपलब्ध होते हैं पब्लिकली, वो ओपन सोर्स होते हैं। क्लोज सोर्स मतलब जिसके सोर्स कोड उपलब्ध नहीं होते, वो आपके क्या होते हैं? वो आपके क्लोज सोर्स होते हैं। फिर ओपन सोर्स में हमने देखा था कि कई सारे टाइप के, जैसे आपके परमिसिव हैं, कॉपी लेफ्ट हैं, या आपके परमिसिव में आ जाते थे। उसके बाद प्रॉपराइटरी लाइसेंस होता था, जिसमें भी किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होता था, सोर्स कोड नहीं मिलता था, वो आपके प्रॉपराइटरी लाइसेंस में जाते थे। फिर हमने एक पब्लिक डोमेन लाइसेंस देखा था, जिसका कि मतलब जिस पर कोई लिमिट नहीं है, जिस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, जिसका जो मन हो जिस तरीके से यूज हो उस तरीके से चीज़ों को यूज करें। इतनी चीज़ों को कल हमने देखा था। बट आज का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सबवेयर। तो सबवेयर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आज हम यही कोशिश करेंगे समझने की कि सबवेयर किस टाइप का सॉफ्टवेयर, सॉरी सबवेयर नहीं, शेयरवेयर, इसका ऑप्शन हो जाएगा शेयरवेयर। यानी कि आज का जो क्वेश्चन है हमारा कि सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को पुनर्वितरित करने के अधिकार के साथ उपलब्ध होता है, ये शेयरवेयर होता है। क्योंकि हमने शेयरवेयर कल देखा नहीं था, आज देखेंगे कि शेयरवेयर क्या है। हमने कल देखा था कि एक होता है क्लोज्ड सोर्स होता है, ये आपने देखा था कि नहीं देखा था? बिल्कुल, आप कहेंगे हाँ, इसके बारे में हमने आपको बताया था। तो क्लोज सोर्स में एक आता है, एक ही आता था, जिसको हम क्या बोलते थे? जिसको हम बोलते थे प्रॉपराइटरी लाइसेंस। इसमें क्या होता था? इसमें होता था कि भैया इसका सोर्स कोड आपको नहीं उपलब्ध कराया जाता था, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं अलाउ होता था। इसको आप पैसा दे के बढ़िया इसकी आप लाइसेंस की लेते हो, फिर आपका इसको यूज करते हो। जैसे आपका विंडोज़ हो गया, अडोबी हो गया, MS ऑफिस हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी किस कैटेगरी में आती हैं? ये आपके प्रॉपराइटरी लाइसेंस में आती हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे प्रॉपराइटरी लाइसेंस होते हैं ना, कैसे प्रॉपराइटरी लाइसेंस होते हैं? जिनको कि आप इनकी शुरुआत में आपको ट्रायल वर्जन मिलता है। क्या मिलता है? ट्रायल वर्जन। आप कहेंगे हाँ, बहुत सी चीज़ों में ट्रायल वर्जन मिलता है। बोलता है कि 30 दिन यूज करो, पसंद आए तो उसके बाद आप पैसा देना, आप परमानेंट यूज करो, लेकिन 30 दिन आप फ्री में यूज करो। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो यानी कि ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? ये कॉन्सेप्ट पे काम करता है ट्राई बिफोर बाई। है ये प्रॉपराइटरी, लेकिन कुछ दिन के लिए आपको सुविधा दे देता है, बस सुविधा यूज करने की देता है। ये नहीं देता है कि जो है आप उसका सोर्स कोड तो बहरहाल आपको देगा ही नहीं, यूज करोगे तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो 30 दिन आप यूज करोगे, अच्छा लगेगा तो आप पैसा देके उसको अपना लाइसेंस खरीद लो, ठीक है। लेकिन अब आप इस लाइसेंस को बेच नहीं सकते हो, इस लाइसेंस को नहीं बेच सकते हो, आपको ध्यान देना है। हाँ, एक काम आप कर सकते हो, जिससे जब आपको ट्रायल के लिए फ्री मिला है तो जो फ्री वाला वर्जन है, इस फ्री वाले वर्जन की कॉपी कर सकते हो, कॉपी बना के अपने किसी दोस्त को दे सकते हो, वो भी इसको जब अपने विंडो में इंस्टॉल करेगा तो वो भी इसका फ्री वाला वर्जन यूज कर लेगा। यानी कि यूज कर सकता है 30 दिन के बाद उसको पैसा, उदाहरण दे रहे हैं 30 दिन, 60 दिन, 15 दिन लिमिट होती है एक हफ्ते की, जितने दिन फ्री लिमिट होगी यूज करेगा, फिर उसके विंडोज में काम करना बंद कर देगा, वो भी पैसा देगा तो वो यूज करेगा। यानी कि शेयरवेयर ऐसे प्रॉपराइटरी लाइसेंस हैं, अगर आपसे बोले हैं तो प्रॉपराइटरी, ऐसे प्रॉपराइटरी लाइसेंस हैं जिसमें कि आपको कुछ दिन का फ्री ट्रायल मिलता है, फ्री ट्रायल के बाद आप उसका लाइसेंस खरीद सकते हो। और ये जो फ्री ट्रायल वाला वर्जन है, इसको आप कॉपी बनाकर किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो, लेकिन इसमें भी वही लिमिट होगी कि जितने दिन का वो फ्री वर्जन होगा उतने दिन उसके कंप्यूटर में चलेगा। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद उसके कंप्यूटर में लॉक हो जाएगा, वो पैसा देगा तो वो चीज़ें शुरू होंगी जो कि आपके ऊपर भी अप्लाई हैं। अच्छा, आप कहेंगे कंपनी ऐसा कर क्यों रही है? दिमाग लगाइए, ऐसा इसलिए कर रही है कि 30 दिन में आपकी आदत लगवा देती है। अच्छा, बड़ा बढ़िया सॉफ्टवेयर है, फिर आप खरीद लेते हो और फ्री में आप उसको शेयर करके उसकी मार्केटिंग भी कर रहे हो, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो ये होता है आपका शेयरवेयर।
पूछा जाए शेयरवेयर, नाम से देखिए शेयर है, शेयर कर सकते हो इसको, लेकिन क्योंकि प्रॉपराइटरी है तो ऐसा नहीं है कि आप उसका लाइसेंस शेयर कर रहे हो, उसको बेच दे रहे हो, उसको अपना बना के बेचिए, ये सब नहीं कर सकते। प्रॉपराइटरी लाइसेंस है, सोर्स कोड वोड कुछ आपको मिलेगा नहीं, बस जो फ्री वाला वर्जन है उसको आप शेयर कर सकते हो, उससे कंपनी को फायदा होगा कि उसकी फ्री में मार्केटिंग हो रही है, जितने दिन का फ्री यूज रहेगा आप भी यूज करोगे, और जो अन्य लोग हैं वो भी उनके जिस दिन इंस्टॉल करेंगे उस दिन से जितने दिन के लिए फ्री होगा वो यूज करेंगे, उसके बाद लॉक हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग फील किए होंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल इस पर चलते हैं, आधुनिक जितने आपके मोबाइल एंड्रॉइड ऐप हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, सब में ये सुविधा आती है शेयरवेयर वाले। तो ऐसे सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरी होती है इनको शेयरवेयर बोला जाता है। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। हमारा जो मैच द कॉलम है, अब उसको हम समझने से पहले कुछ चीज़ों को और समझेंगे, वो क्या है, ठीक है। उसको ये चीज़ें समझ लेंगे, ये आपके फाइल, जो आपका फाइल सिस्टम है उसी से संबंधित चीज़ें हैं। जैसे आपका होता है कि आपका फाइल जो सिस्टम है वो फाइल्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो एक विशेष स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करता है। अब जिस स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको बोला जाता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे आपने कभी भी लैपटॉप या मोबाइल में ही देखिए, लैपटॉप मोबाइल कहीं पे भी, तो एक आपकी मेन ड्राइव होती है जहाँ पे आपकी सारी फाइलें, मेन फोल्डर इसको बोलते हैं मेन ड्राइव, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ऐसे होता नहीं है, जितनी ड्राइव में आप बांट के रखे हैं सी डी ई ऐसे, ठीक है। फिर क्या होता है, इस फाइल के अंदर आप बहुत सारे, इस ड्राइव के अंदर कई सारे फोल्डर बनाते हैं, जैसे यूज़र, ठीक है, उसके बाद डाउनलोड, फिर ऐसे कई सारे आप फोल्डर बनाते हैं ना, डाउनलोड है आपकी, उसके बाद डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ऐसे जितने मन हो उतने फोल्डर आप बना लेते हैं। फिर इस फोल्डर्स के अंदर आप अपनी फाइल रखते हैं, या फिर इस फोल्डर के अंदर भी आप फोल्डर बना सकते हैं, जैसे कई सारे यूज़र हैं, जैसे डॉक्यूमेंट में आपके कुछ PDF डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ मान लीजिए आपकी PPT हैं, ठीक है, कुछ आपके वर्ड डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, फिर इसमें आपका कई सारे PDF हैं। तो ऐसे एक विशेष स्ट्रक्चर में आपका डेटा क्या होता है, स्टोर होता है आपके फाइल सिस्टम में। सेम वैसी ही चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ एक अलमारी है, ठीक है। अब अलमारी है, ये मान लीजिए पूरी की पूरी आपकी ड्राइव है, फिर इसके अंदर कई सारे ऐसे सेल्फ्स होते हैं, ठीक है। फिर इसमें आप क्या करते हो, ये मान लीजिए ये फोल्डर हो गए आपकी अलमारी के, इसमें आप अपने कपड़े रखे हो, इसमें कुछ और चीज़ें रखे हो, ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये एक स्ट्रक्चर बनता है। और ये इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं कि ये जो है ट्री स्ट्रक्चर फॉलो करता है। जैसे पेड़ होता है, फिर उससे शाखाएं होती हैं, फिर उससे पत्तियां, वैसे आपकी एक मेन ड्राइव होगी, मेन ड्राइव में कई सारे फोल्डर्स होंगे, फिर इस फोल्डर में कई सारी फाइल्स या फोल्डर्स हो सकती है। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता है, इसको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब आप लोग हमें आशा है समझ चुके होंगे, कुछ है नहीं, कैसे आपकी फाइल ऑर्गेनाइज हो रही है आपके फाइल सिस्टम में, वो क्या होता है, वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। हमने बताया ना कि आपकी एक ड्राइव है, आप फोन में ही देखिए आपका, जैसे मान लीजिए आपके एक बड़ी सी ड्राइव हो गई आपका इंटरनल स्टोरेज, फिर इंटरनल स्टोरेज में कई सारे फोल्डर्स होते हैं ना, उसमें आप देखेंगे तो ऐसे लिखा रहता है, एंड्रॉइड लिखा रहेगा, डॉक्यूमेंट लिखा रहेगा, डाउनलोड रहेगा, फिर उसके अंदर जाओगे आपकी अपनी सारी फाइलें। तो मतलब एक ऑर्गेनाइज रूप में। आप सोचिए अगर ये ना हो, आप जैसे फाइल डाउनलोड कर रहे हैं उसी में सब ऐसे तितर बितर पड़ी हो, एक एक फाइल ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या करता है, जो फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, ये फाइल को ढूंढने में, फाइल को ऑर्गेनाइज करने को बहुत आसान तरीका बताता है। कोई फाइल ढूंढनी है तो आप डाउनलोड किए, मान लीजिए डाउनलोड में जाके देख लीजिए, व्हाट्सएप की कोई फाइल है तो व्हाट्सएप के फोल्डर में जाके देख लीजिए। तो यही होता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, कि कैसे आपकी फाइल अरेंज हो रही है आपके फाइल सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, एक लोकेशन, आप कभी कंप्यूटर यूज़ किए होंगे तो वहाँ पे आपकी फाइल की, कंप्यूटर क्या मोबाइल में भी फाइल पे जब डिटेल में चेक करोगे तो वहाँ पे लोकेशन शो होती है, ऐसे लिखा रहता है कि इंटरनल स्टोरेज, फिर ऐसे, फिर यूज़र्स, या फिर जहाँ पे एंड्रॉइड ऐसे, फिर DCIM, फिर कैमरा, मतलब ये बताता है कि ये आपका है, इसके अंदर ये फोल्डर है, इसके अंदर ये फोल्डर है, इसके अंदर ये फोल्डर है, इसके अंदर ये फाइल का नाम है, तो इसे बोलते हैं लोकेशन। जैसे मान लीजिए लैपटॉप में कोई आप सी ड्राइव में रखे हो, सी ड्राइव में आपका एक फोल्डर आपका बना है यूज़र, ठीक है, यूज़र्स के नाम से, फिर यूज़र के नाम से मान लीजिए उसमें कई यूज़र हैं, एक यूज़र का नाम है ABC, फिर उसके अंदर मान लीजिए आपने एक फोल्डर बनाया है नोट्स, फिर उस नोट्स के अंदर आपने क्लास 10 का PDF सेव किया है। तो ऐसे ही ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे एक लोकेशन बताता है। जब आप फाइल के इन्फो में जाएंगे तो पूरा स्ट्रक्चर आपको बता देता है कि ये लोकेशन, किस लोकेशन पे ये फाइल सेव है, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको बताना है कि फाइल कैसे हमारे सिस्टम में अरेंज हो रही हैं। और ये ट्री स्ट्रक्चर में, नॉर्मली ये ट्री स्ट्रक्चर में अरेंज होती हैं। मेन ड्राइव होती है, मेन फोल्डर होता है, फिर मेन फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स होते हैं, फिर उसके अंदर आपकी फाइल्स होती हैं, जैसे हो। तो मतलब ये ट्री स्ट्रक्चर में होता है। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष की शाखाएं, शाखाओं में पत्तियां, तो ऐसे शाखाएं ऐसे बदलती चली जाती हैं ना, एक शाखा है, कई सारी डालियां निकली, फिर ये डालियां शाखाएं, फिर इसमें ऐसे होता है ना, तो वैसे ये भी होता है। अगली चीज़ समझते हैं, अगली चीज़ क्या है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अलावा, और हमें क्या समझना है। अगली चीज़ हमें जो समझना है वो फाइल मैनेजमेंट टूल समझना है। ये तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हो गया। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का मतलब कि फाइल कैसे अरेंज हो रही है। ऐसे ही एक होती है चीज़ फाइल सिस्टम में, जिसको बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट टूल। ये क्या है,
देखिए ये एक ऐसा टूल है जो कि आपके फाइल सिस्टम को मैनेज करता है। मैनेज का मतलब आपको कोई नई फाइल क्रिएट करनी है तो वो यही टूल करता है। नई फाइल क्रिएट, नया फोल्डर क्रिएट करना है, कोई फाइल डिलीट करनी है, कोई फाइल कॉपी करनी है, कोई फाइल मूव करनी है एक फोल्डर से दूसरे, तो ये सारी सुविधाएं यही आपका फाइल मैनेजमेंट टूल प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आपके फाइल सिस्टम में इनबिल्ड होता है। ठीक है, ये टूल। अच्छा, ये दो चीज़ें, फाइल डायरेक्टरी समझ गए और आपने फाइल मैनेजमेंट टूल समझ लिया। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं, एक और टूल होता है जिसका नाम होता है डिस्क क्लीन अप। अब आप इसके नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा, इसको अच्छे से सारी चीज़ें लिखते चलिएगा। ठीक है, डिस्क क्लीन अप, नोट्स में ऐसे लिख लीजिए। ये क्या होता है, डिस्क क्लीन अप क्या करता है, तो जो आपका डिस्क क्लीन अप होता है, अगर आप इस टूल का यूज करोगे तो ये आपके लैपटॉप, आपके पीसी से जो अननेसेसरी, अनावश्यक फाइलें हैं, अननेसेसरी या फिर अनावश्यक फाइल्स हैं, ठीक है, इन फाइल्स को डिलीट कर देता है। क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। डिलीट करके स्पेस खाली करता है, यानी कि जो अनावश्यक फाइल्स हैं उनको डिलीट करके स्पेस जो है खाली करना। डिस्क क्लीन अप, नाम ही है क्लीन अप, मतलब जो फार्जी की फाइलें हैं उन्हें डिलीट करो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, एक और चीज़ होता है, उसको बोलते हैं फाइल इन्फॉर्मेशन। आप देखिए किसी फाइल में जाएंगे तो फाइल इन्फो या फाइल इन्फॉर्मेशन के नाम से शो होता है। ठीक है, उस पर जब आप क्लिक करते हो तो उस फाइल से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो आपको दिखने लगती हैं। जैसे कौन कौन सी जानकारियाँ दिखती हैं फाइल इन्फॉर्मेशन में, जैसे उसका नेम दिखता है कि अच्छा इसके नेम क्या है, उसका एक्सटेंशन दिखता है कि किस टाइप की फाइल है, पीडीएफ है तो लास्ट में .pdf वो लिखा होगा, जेपीजी है, डॉक्स है, पीपीटी है, क्या है, तो फाइल एक्सटेंशन उसके से लास्ट में लिखा रहेगा। साइज दिखती है कितने केबी कितने एमबी की है, डेट एंड टाइम दिखता है कि कब की ये फाइल है, कब ये इसको बनाया गया, क्रिएट किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेंगी, फाइल इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। इसी तरीके से एक और टूल होता है, यहाँ पे इरेज कर देते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। उस टूल का नाम होता है, ये जो समझाने वाली चीज़ें इसको इरेज कर दे रहे हैं, जो लिखी वाली चीज़ें वो लिखी रहेंगे। ठीक है, उस टूल का क्या नाम है, उस टूल का नाम है सिक्योरिटी। ये जो आपका फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम हमने देखा ना, उस फाइल सिस्टम के अंदर जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी टूल्स हैं, उनके बारे में हम बता रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम है सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड फाइल प्रोटेक्शन। ये क्या करता है, अब इसके भी नाम से क्लियर, जिसे कुछ चीज़ें पढ़ानी जरूरी नहीं होती लेकिन हम सोचने पढ़ा दें, क्योंकि कुछ चीज़ें नाम से, जैसे सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड फाइल प्रोटेक्शन, मतलब ये कुल मिला के क्या करेगा, ये कुल मिला के ये चीज़ आपको प्रोवाइड करेगी ऐसी सुविधा जिसमें कि आप अपनी फाइल को प्रोटेक्शन दे सकते हो, फाइल को सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है कि कौन कौन आपकी फाइल को एक्सेस कर सकता है, उसका एक्सेस कंट्रोल का ऑप्शन देता है कि कौन कौन आपकी फाइल को कंट्रोल कर सकता है। और ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म का जो प्रोटेक्शन है आपको किस में मिलेगा, NTFS में मिलेगा। हमने बोला कि दो फाइल सिस्टम होते हैं ना, FAT32 और NTFS, तो जो वो वाला है फाइल एलोकेशन टेबल FAT, वो पुराना है, हमने बोला था उसमें कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं होता है। तो ये आपको मिलेगा कहाँ से, ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ये आपका जो NTFS है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, उसमें मिलता है। एक्सेस कंट्रोल मतलब कौन एक्सेस कर सकता है, जैसे आपके कंप्यूटर को कई लोग चला रहे हैं तो उसमें आप कर सकते हो कि ये लोग नहीं एक्सेस कर सकते, केवल हमें एक्सेस कर सकते हैं, तो वो पूरा सिस्टम आप अपने हिसाब से सेव कर सकते हो। इंक्रिप्शन का ऑप्शन होता है, आप अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है, इंक्रिप्शन का ऑप्शन होता है। इंक्रिप्शन के अलावा ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन होता है, आप उसमें कोई पासवर्ड लगा दीजिए, कोई अपना, या फिर जैसे आप मोबाइल में देखते हो ना कि आप अपनी फिंगरप्रिंट लगा लेते हो कि जो अब इसको ऑथेंटिकेट करेगा वही यूज़र इस फाइल को खोल दे पाएगा, यानी कि उसको प्रोटेक्शन पासवर्ड से लगा देते हो। बैकअप का ऑप्शन ये प्रोवाइड करता है, हमने बताया फाइल बैकअप क्या होता है, तो आप उसको उसकी कॉपी बनाने का ऑप्शन देता है कि बैकअप के लिए। तो ये सारे सिस्टम सिक्योरिटी मैकेनिज्म और फाइल प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके साथ ही एक और चीज़ होती है, वो इससे रिलेटेड नहीं, चलिए वो रहने दीजिए, वो बाद में देखेंगे। अभी हम आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर, देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर की, क्या क्या नहीं। देखिए, आप देखिए इसको ऐसे मैच करिए कि पहला इसमें ऑप्शन क्या है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स क्या होता है, तो हमने अभी बताया डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, ये आपकी फाइल को अरेंज करता है। तो इधर आइए, इसमें देखिए कि क्या कहीं पर ये ऑप्शन है, तो देखिए पहला क्या है कि इंश्योर फाइल इंटीग्रिटी एंड रिस्ट्रिक्ट अथराइज्ड एक्सेस, मतलब ये अथराइज्ड एक्सेस को क्या करेगा कि कौन कौन अथराइज कर सकता है। देखिए इसको हिंदी हम इधर नहीं लिखें क्योंकि बहुत बड़ी ये हो जाती स्लाइड, इतना तो आप सब समझ ही लेंगे कि इंश्योर फाइल इंटीग्रिटी एंड रिस्ट्रिक्ट अनअथराइज्ड एक्सेस। अनअथराइज्ड मतलब जिसको हमने अथराइज किया है उसके अलावा रिस्ट्रिक्ट करता है कि उसके अलावा इस चीज़ को कोई और नहीं देख पाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब इसमें ढूंढिए, ये किसका काम होता है, ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म का काम होता है, अभी हमने बताया। तो इसकी किसका काम हो जाएगा, ये आपके सिक्योरिटी मैकेनिज्म का काम हो जाएगा। अगला है कि कंट्रोल्स एंड लिमिट एक्सेस टू अथराइज्ड यूजर्स। तो हमने बताया, ये हमने आपको एक ही साथ बताया कि जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है उसमें एक सिस्टम क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल का भी सिस्टम होता है। वो ये करेगा कि कौन सा जो है यूजर जो है इसको
कंट्रोल कर सकता है, कौन सा इस फाइल का एक्सेस पा सकता है, यानी कि अथराइज्ड यूजर्स, जो अथराइज्ड यूजर हैं उनके एक्सेस कंट्रोल को इसी के अंदर सिक्योरिटी मैकेनिज्म के अंदर एक सिस्टम होता है फाइल एक्सेस प्रोटेक्शन, वो इसको कंट्रोल करता है। इसका ये हो जाएगा। अच्छा, पहले और दूसरे में आप कंफ्यूज तो नहीं है। ये क्या कर रहा है कि इंश्योर द फाइल इंटीग्रिटी एंड रिस्ट्रिक्ट, ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि जैसे कोई अनअथराइज्ड आ रहा है, दोनों चीजें एक ही हैं लेकिन वो अलग अलग करके दे दिया है। हमने आपको एक ही साथ बताया कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड प्रोटेक्शन में दोनों चीजें बता दी कि एक्सेस प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन करता है, इंक्रिप्शन देता है, बैकअप देता है। तो जो मेन सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है वो क्या करता है कि आप अनअथराइज्ड हैं तो आपको आने ही नहीं देगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, उसके अंदर जो होता है वो एक्सेस कंट्रोल होता है, जो कि केवल उन्हीं को कंट्रोल देगा जिनके पास अथराइज्ड है, उनको एक्सेस का कंट्रोल देगा। तो ये एक्सेस कंट्रोल काम करता है। ठीक है, तो यानी कि इसका हो गया ए, इसका हो गया बी, है एक ही चीज, वो उसके अंदर की चीजों में चला गया है कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म के अंदर कई चीजें होती है, तो जो फाइल उसके अंदर जो फाइल एक्सेस प्रोटेक्शन होता है वो अथराइज्ड करता है कि कौन इसको एक्सेस कर पाएगा कौन नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा प्रोटेक्ट अगेंस्ट फाइल ओवरराइटिंग एंड मैनेज एक्सेस। अगला है कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट फाइल ओवरराइटिंग एंड मैनेज एक्सेस, मतलब कौन इसको एक्सेस को कौन मैनेज करता है कि कहाँ पे कौन सी फाइल राइट कर रही है। इसका मतलब यही है कि ओवर राइटिंग मतलब जैसे आप किस फोल्डर में किस फाइल में कौन सा चीज़ डेटा डालना है, कौन सा डेटा नहीं डालना है, कहाँ पे स्ट्रक्चर जो मैनेज करता है, कहाँ पे कौन सा डेटा जाने वाला है। ठीक है, ऐसा ना हो कि यहाँ का डेटा वहाँ चला जाए, जो डेटा एक जगह जाना है वो डेटा दूसरी जगह जाए। तो डेटा के स्ट्रक्चर को कौन मैनेज करता है कि कौन सा डेटा कहाँ जाएगा। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ओवर राइटिंग, यानी कि जो डेटा कहीं और लिखना है कहीं और लिख उठेगा, वो क्या कहलाता है, ओवर राइटिंग। ठीक है, ऐसे समझिए कि आपको कंप्यूटर का मान लीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर तीसरे में लिख दीजिए, तीसरे का आंसर दूसरे में लिख दीजिए, सब गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसको कौन मैनेज करता है कि ओवर राइटिंग ना हो, जहाँ पे जो चीज़ें जानी है वो चीज़ें हों, वहाँ पे एक्सेस मिले, डेटा का राइट कहाँ पे हो, जहाँ पे डेटा लिखा जाना है। ये कौन मैनेज करता है, तो ये आपका मैनेज करता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। यही तो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा मैनेज करता है। अब देखिए अगला क्या है कि इंक्लूड्स डिटेल लाइक फाइल नेम, साइज एंड प्रोटेक्शन। ये सब कौन डिटेल रखता है कि फाइल का नाम क्या है, फाइल की साइज क्या है। ठीक है, ये सारी आपकी जो फाइल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो ये सारी जानकारियां रखता है। ठीक है, अगला है कि टूल फॉर मूविंग एंड मैनिपुलेटिंग फाइल्स बिटवीन डिवाइसेस। अब ये कौन है कि जो आपका मूव करता है, कॉपी करता है, हमने क्या बताया, ये सब आपको फाइल मैनेजमेंट जो टूल होता है, फाइल मैनेजमेंट टूल होता है, वो ये सारी सुविधाएं आपको प्रदान करता है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। पहले का हमने सी बताया। देखिए कोई ऑप्शन है कि सी ई डी ए बी, ये हो जाएगा ना। ये बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या है कि आपके जो फाइल मैनेजमेंट टूल में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो कौन सा ऑप्शन क्या करता है वही है। थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, जो समझने वाली चीज़ थी हमने आपको समझा दी। ठीक है, एक दो बार देखेंगे चीज़ों को तो समझ में आ जाएगी, नहीं समझ में आ जाएगी तो बताइएगा, फिर से समझा देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा आज का अब अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे भी आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। पहला है कि एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, ऐसे ही समझाते चलते हैं हम आपको। देखिए एल्गोरिथम क्या होता है, एकदम शांति से दिमाग स्थिर करके समझिए। एल्गोरिथम कुछ नहीं होता है, जैसे कोई काम आपको करना है ना, एल्गोरिथम क्या है समझ लीजिए। ऐसे एक लाइन में किसी काम को करने का, किसी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप जो तरीका होता है, पहले ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप बाय स्टेप तरीका, वो क्या होता है, उसे कहा जाता है एल्गोरिथम। जैसे कंप्यूटर में कोई काम करना है, कोई प्रोसेस करना है, तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप तरीका होगा, पहले ये होगा, पहले ये होगा, पहले ये होगा। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप तरीका है, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है एल्गोरिथम। क्या बोला जाता है, एल्गोरिथम। नहीं भूलेंगे, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक बात आपको और याद रखना है, ये जो एल्गोरिथम के स्टेप्स होते हैं ये निश्चित होते हैं। निश्चित का मतलब फाइनाइट होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी प्रक्रिया में अनंत स्टेप्स डाल दिए जाएं। अगर अनंत स्टेप डाल देंगे तो वो एल्गोरिथम चलता ही रहेगा, प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं होगा। अनंत है, प्रक्रिया चलती ही रहेगी, खत्म ही नहीं होगी। इसीलिए जो स्टेप्स होते हैं आपको याद रखना है फाइनाइट, यानी कि ये एक लिमिटेड होते हैं, निश्चित स्टेप्स में वो प्रक्रिया होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्या है, प्रक्रिया। हमने बताया प्रक्रिया क्या होती है। प्रक्रिया आप जानिए कि कोई काम हो रहा है वही है प्रक्रिया। जो जैसे मान लीजिए आपने क्लिक किया MS वर्ड पे, MS वर्ड खुल रहा है, पे काम हो रहा है, मतलब जो भी निर्देश हैं, जो भी प्रोसेस हैं वो फॉलो हो रहे हैं, वही है प्रोसीजर। प्रक्रिया प्रोसेस सब एक ही चीज़ है कि प्रक्रिया हमारी चल रही है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तो सीधी सी बात है, ये देखिए इसमें ढूंढिए तो लिखा है कि एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जहाँ प्रत्येक चरण जैसे पूर्वानुमानित है कि ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, हर चरण स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। अब वो जब चल रहा होता है, एक चरण पूर्वानुमानित तरीके से वो चल रहा होता है, ठीक है, एक चरण के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, जब ये चल रहा होता है तो उसे बोलते हैं प्रक्रिया। हमारा प्रोसेस है, प्रोसीजर जो है हमारा अभी चल रहा है। तो इसमें तो कोई समझने वाली चीज़ है नहीं। अगली जो हमारी समझने वाली चीज़ है वो है अमूर्तन। अमूर्तन का मतलब कुछ नहीं होता है, अमूर्तन का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्शन। इसको लिख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि एकदम ध्यान से सुनिएगा, अमूर्तन का मतलब होता है कि जरूरी जानकारी को दिखाना और पीछे की बैकग्राउंड जो है, जो क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके पीछे क्या जटिल गणनाएं चल रही गायब हो जाएं। एब्स्ट्रैक्शन का सीधा सा मतलब होता है कि जो जरूरी चीज़ है वही आपको दिखे। जैसे वीडियो देख रहे हैं अभी आप यूट्यूब पे हमारी,
आपको केवल वीडियो दिख रहा है हमारा ना, यूजर इंटरफेस जो आपके सामने आ रही है हमारी वीडियो, हम जैसे पढ़ा रहे हैं वो दिख रही है ना। अब आपको इससे थोड़ी ना मतलब है कि हम कैसे वीडियो बनाए हैं, कैसे रिकॉर्ड किए हैं, कितनी जटिलताएं हैं, यूट्यूब के सर्वर पे कैसे जा रहा है, वहाँ सर्वर कैसे काम कर रहा है, आपको इससे नहीं मतलब है। आपको किससे मतलब है? आपके सामने जो यूआई रिप्रेजेंट कर रहा है यूट्यूब, केवल आप वीडियो देख रहे हो। यही होता है एब्स्ट्रैक्शन, की काम की चीज़ आपको सामने दिखाई देगी, बाकी पीछे की जो जटिल कॉम्प्लेक्स संरचना है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स जानकारी है, पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को हटा करके केवल आप जो सामने है वही दिखना। ठीक है। अब व्हाट्सएप पे क्या पीछे बैकग्राउंड में कैसे हो रहा है, आप हाय भेज रहे हो तो कैसे वो हाय कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कैसे वो छोटे छोटे डेटा में छोटे छोटे पैकेट्स में वो डेटा आपका हो रहा है, फिर उस पर इंक्रिप्शन हो रहा है, फिर कैसे वो आपके राउटर के माध्यम से जा रहा है, जहां आप भेजे वहां राउटर कैसे रिसीव कर रहा है, फिर वहां से वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये सब आपसे नहीं मतलब, ये सब आपको दिखता भी नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वही एब्स्ट्रैक्शन का जो रूल है कि आपको केवल वही दिखेगा, सामने वाली चीजें दिखेंगी जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी को पूरा हटा के आपके सामने जो नॉर्मल चीजें दिख रही हैं वही, यही कहलाता है, यही तरीका कहलाता है कि अमूर्तन। तो ढूंढ लीजिए कोई इसमें ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन भी है कि अनावश्यक विवरणों को हटाकर जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने की प्रक्रिया। ठीक है। यही होता है एब्स्ट्रैक्शन, मतलब अनावश्यक कॉम्प्लेक्सिटी को हटाओ, जो नॉर्मल चीजें हैं वो आपको दिखाओ, ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस क्या है? स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है। कंप्यूटर साइंस क्या है कि जो सूचना प्रक्रियाओं का अध्ययन है, इस ऑप्शन के हिसाब से तो यही होगा जितने हमें ऑप्शन हैं। ठीक है। बाकी कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन, तो स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस, इन ऑप्शंस के हिसाब से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या कोई ऑप्शन है। एल्गोरिथम का क्या बताया था हमने कि चरणों का एक अनुक्रम बताता है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य या प्रक्रिया को कैसे, तो हमने इसको सरल लैंग्वेज में लिखा है, किसी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका, यानी कि पहले का डी हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब हो गया? एब्स्ट्रैक्शन का हमारे मतलब हो गया कि अनावश्यक विवरणों को हटाकर जटिल अवधारणाओं को सरल बनाना, तो ये हो जाएगा बी, और चौथे का हो जाएगा ए। डी सी बी, ये देखिए कोई ऑप्शन है तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ऑप्शन है, ये है हमारा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, जहाँ जो चीज़ें समझने लायक है हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है। बाकी अनावश्यक विवरण नहीं ले रहे हैं, तब भी हमें लग रहा है कुछ चीज़ें ज़्यादा ही हो जा रही हैं। ठीक है। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम चीज़ें हों, लेकिन ज़्यादा ही हो जा रही हैं, क्योंकि कहीं कहीं जो है आपको उसके बारे में डिटेल से बताना जरूरी हो जाता है कुछ कॉन्सेप्ट्स में। फिर भी हम कोशिश करें कि बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाता रहे, ताकि टाइम से, मेन अभी तो यही प्रॉब्लम है ना, इसको और अच्छे से पढ़ाते, लेकिन अभी हमारा है कि आपका पेपर है सामने, तो चीज़ें जो है जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी हो सकें। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी के विचार या आविष्कार को चुराने और उसे अपना लाभ के लिए प्रयोग करने से नहीं है। ठीक है। तो चलती है समझते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, बिल्कुल इसका मतलब होता है चोरी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट किसकी चोरी? कोई आपका आइडिया चुरा ले, किसी के इनोवेशन, किसी के आविष्कार को चुराना। ठीक है। या फिर क्या चुराना? इन्वेंशन हम लिख दे रहे हैं, इन्वेंशन, उसके आविष्कार को चुराना, किसी के क्रिएशन, किसी ने कुछ क्रिएट किया है वो चुराना, यानी कि किसी भी व्यक्ति ने किसी जो उसका आइडिया है, कोई उसका इन्वेंशन है, कोई उसका क्रिएशन है, कुछ किसी भी चीज़, ठीक है, जिसपे हम, जैसे मान लीजिए हम अपना वीडियो बना रहे हैं तो हमारा जो क्रिएशन है, हमारी जो चीज़ें हैं, इसको कोई चुरा रहा है, तो ये कहलाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। क्या कहलाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। मतलब किसी की आइडिया, किसी के इन्वेंशन और किसी के क्रिएशन को चुराना क्या कहलाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। मतलब ये चोरी तो है। ठीक है। इसमें हमें ढूंढना कौन सी नहीं है। अगली है पायरेसी। पायरेसी का मतलब होता है किसी सॉफ्टवेयर को इलीगल तरीके से बेचना, उसका यूज करना। ठीक है। आपको कोई सॉफ्टवेयर चलाना है तो उसका आपको लाइसेंस खरीदना होता है उस कंपनी से। जैसे आपको ऑफिस यूज करना है तो उसका लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, एडोबी यूज करना है तो उसका लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, तो हर लाइसेंस को खरीद आपको पैसा देकर खरीदना है। विंडोज यूज करना है तो विंडोज का आपको पैसा देना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट को। ठीक है। लेकिन उसको इलीगल तरीके से, किसी भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, उसको इलीगल तरीके से यूज करना, इलीगल तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको यूज करना, ये सब आपकी सॉफ्टवेयर पायरेसी में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या है? प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि किसी दूसरे, इसमें केवल आता है रिसर्च और साहित्य, रिसर्च, किसी की और की रिसर्च और साहित्य को चोरी करना, तो वो होता है आपका प्लेजरिज्म। ठीक है। इसमें केवल ये आता है रिसर्च और साहित्य, मतलब साहित्य से जुड़ी हुई चीज़ें, जब आप किसी के साहित्य को चुराते हो तो आपका हो जाता है प्लेजरिज्म। ठीक है। अगला है कॉपी स्किप। कॉपी स्किप कोई चोरी नहीं है, बल्कि ये चोरी को पकड़ने का तरीका है। क्या है? चोरी को पकड़ने का तरीका है। ये एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, टूल भी कह सकते हो, जो क्या करता है, इससे आप पकड़ सकते हो। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपने कोई कविता लिखी, कोई रचना लिखी, उसको किसी ने चोरी किया है, कहीं उसको ऑनलाइन यूज कर रहा है, तो आप इस सॉफ्टवेयर पे जाओगे तो ये बता देगा कि कौन सा व्यक्ति है, कहाँ यूज कर रहा है। तो बेसिकली कॉपी स्किप क्या है? चोरी को पकड़ने का तरीका है, चोरी नहीं है। तो यही हमसे पूछा था। बाकी सब चोरी है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर की चोरी कर रहे हो, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की चोरी कर रहे हो, यहाँ पे किसी की साहित्य रचना चुरा रहे हो, लेकिन ये एक टूल है जो बताता है कि आपके साहित्य की चोरी कौन कर रहा है। तो यहीं पर हमें ढूंढना था कि
चुराने और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना नहीं है। तो यही होगा इसका कॉपीस्केप, इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे ऊपर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि एक कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बीच निर्णय ले रही है, कौन सा कदम सबसे अच्छा है? बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन के लिए माइक्रो सर्विसेज और प्राथमिकता क्यों दी जाती है? पहले समझते हैं कि माइक्रो सर्विसेज और आपका ये होती क्या है, मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज हैं क्या। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो हम आपको समझाते हैं कहीं पे। देखिए, दो प्रकार कोई जो सॉफ्टवेयर है उसके आर्किटेक्चर का दो तरीका होता है, यानी कि वो सॉफ्टवेयर बनाया कैसे जाएगा, दो तरीका होता है सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर का। ठीक है, जैसे आपको घर बनाना है तो घर को बनाने का दो तरीका होगा ना। ठीक है, अब तरीके कई होते हैं, लेकिन हम जिन आधार पे तरीकों की बात करें, हम डेटा के आधार पे तरीकों की बात करें कि आप ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा उन चीज़ों को, तो उसके आधार पे दो तरीके होते हैं स्ट्रक्चर के। क्या होते हैं? एक को बोला जाता है मोनोलिथिक, एक को क्या बोला जाता है, एक को बोला जाता है मोनोलिथिक, और दूसरे को बोला जाता है माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज ये क्या है? मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज क्या है? तो अब मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज क्या है, देखिए एकदम सरल शब्दों में आपको समझा रहे हैं, एकदम समझ लीजिएगा। जैसे आपने कोई एक रेस्टोरेंट खोला, क्या खोला? रेस्टोरेंट खोला, लेकिन रेस्टोरेंट में बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, एक ही रूम है। इधर आपने अपना किचन सेटअप कर लिया है, यहाँ पे लोग बैठ रहे हैं, यहाँ पे आपका बिलिंग काउंटर है, एक ही कमरा है आपके पास, उसी में आपने सारा सिस्टम लगा लिया है। तो ये कहलाएगा कि आपने मोनोलिथिक क्या किया है? मोनोलिथिक स्ट्रक्चर आपने अपनाया है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप बहुत बड़ा स्पेस ले लें, डाइवर्ट कर दें, यहाँ पे बैठेंगे जो है लोग बैठेंगे जिनको खाना खाना है, यहाँ पे टेबलें हैं, यहाँ पे प्राइवेट टेबलें हैं, जैसे कोई अपनी फैमिली के साथ खाना चाहता है, ये अलग रूम है। ठीक है, और ये अलग ऐसा रूम है जहाँ पे एसी नहीं है, नॉन एसी में जिसको खाना खाना है, ये अलग सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पे आपका किचन है, यहाँ पे आपका बिलिंग काउंटर है। ठीक है, यहाँ पे वॉशरूम एरिया है। अब देखिए, ये होता है आपका माइक्रो सर्विसेज, यानी कि हर प्रकार की सर्विस को अलग अलग स्थान दे देना। यहाँ पे क्या है? नहीं। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, जैसे आपकी समझिएगा, ठीक है, अब आप इसमें क्वेश्चन ना करिएगा, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझिएगा। अब इस प्रकार का उदाहरण रेस्टोरेंट का है, समझा हम आपको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जब हमारा बनाया जाता है जहाँ पे सारी चीज़ों को एक जगह, सारी सर्विसेज को एक जगह मैनेज किया जाता है, अलग अलग, उसके लिए अलग अलग सिस्टम्स नहीं बनाए जाते हैं, वो आपका मोनोलिथिक होता है। जहाँ पे अलग अलग सिस्टम्स बनाए जाते हैं वो आपका माइक्रो सर्विसेज में होता है। अब देखिए कैसे, जैसे अब इसमें दिक्कत क्या है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनको कि एसी में नहीं रहना है, तो अब आपको ये पूरा का पूरा ही बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इस सर्विस में क्या होता है, पूरा ही का पूरा ही ये बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक रूम वाला सिस्टम है, एक ही रूम में सब चल रहा है। ठीक है, अब आपको इस पूरे का रूम का मतलब पूरा रूम ही बनाना, पूरा रूम बड़ा कर देना पड़ेगा। ठीक है, अब बड़ा कर देंगे, मान लीजिए अब और लोग बढ़ गए तो फिर से पूरा रूम और बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप और बड़ा नहीं करोगे तो क्या करोगे, क्योंकि आप तो एक ही रूम में सारी चीज़। अब कुछ लोग कहेंगे सर वो और बड़ा क्यों करेगा, वो अलग बना देगा कैबिन। ठीक है, केवल इन लोगों के लिए अलग कैबिन बना देगा जहां बैठ रहे हैं। तो अगर जैसे ही अलग कैबिन बनाएगा तो वो माइक्रो सर्विसेज हो गई, मतलब डिवाइड कर दिया अलग अलग चीज़ों को। तो डिवाइड नहीं करना है, अगर डिवाइड नहीं करेगा तो पूरे को ही बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें समस्या क्या होती है, अगर आपको एक सर्विस बढ़ानी है तो पूरे का पूरा सिस्टम ही बड़ा करना पड़ता है। ठीक है, पूरे सॉफ्टवेयर को आपको बड़ा, एक सर्विस बड़ी करनी है तो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को बड़ी करनी पड़ेगी। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि केवल अगर ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो बिलिंग काउंटर क्यों बड़ा करें, किचन क्यों बड़ा करें, तो आप ये सोचो जैसे उसको आप अलग करोगे, आप बैठने वाली सुविधा अलग कर दोगे। मान लीजिए एसी वाले ज़्यादा आ रहे हैं, एसी वाले को आप अलग कर दोगे, तो ये सोचिए फिर वो तो आपकी माइक्रो सर्विसेज हो गई ना। आप सबको अलग अलग कर दिया, अलग अलग नहीं करना है, क्योंकि मोनोलिथिक यही है कि एक सिंगल रूम में, मतलब बात हम सॉफ्टवेयर की कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब आपकी बात करें तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे बनता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे बनता है, वहाँ पे क्या होता है कि आपका पूरा सॉफ्टवेयर होता है, उसमें अलग अलग सर्विसेज नहीं होती, एक ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी सर्विसेज मैनेज होती हैं। किसी सर्विस पे ज़्यादा लोड आता है तो पूरे सॉफ्टवेयर को आपको बड़ा करना पड़ता है, पूरे सॉफ्टवेयर को बड़ा करना पड़ता है। इंडिपेंडेंट स्केलिंग नहीं होती है यहाँ पे, क्या नहीं होती है, इंडिपेंडेंट स्केलिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, हमने आपको बताया क्योंकि इसकी लिमिटेशन है। यहाँ पे आप किसी एक इंडिपेंडेंट स्केलिंग का मतलब किसी एक सर्विस को बढ़ाना, लेकिन यहाँ पे एक सर्विस तो है ही नहीं है, यहाँ पे पूरी सर्विसेज एक ही सॉफ्टवेयर में चल रही हैं, अलग अलग उनको बांटा नहीं गया। तो जब अलग अलग बांटा नहीं गया तो अलग अलग बड़ा स्केलिंग भी तो उनकी नहीं की जा सकती। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। अब आते हैं दूसरे में,
माइक्रो सर्विसेज क्या है? माइक्रो सर्विसेज में है कि इसमें हर डिपार्टमेंट को, हर प्रकार की सर्विस को अलग कर दिया जाता है। एसी वाले अलग बैठेंगे, नॉन एसी वाले अलग बैठेंगे, जिनको प्राइवेट टेबल चाहिए वो अलग बैठेंगे, बिलिंग काउंटर अलग है, और हमारा ये सिस्टम अलग है किचन का। अब आप कहेंगे ये बताइए हमारे यहाँ बहुत एसी वाले आने लगे, तो कोई बात नहीं, एसी वाला सिस्टम आप बड़ा कर दीजिए, ये वाला छोटा कर दीजिए, स्केलिंग बढ़ा दीजिए एसी की। आप कहेंगे नहीं एसी, बिना एसी वाले ज़्यादा आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बिना एसी वाला आप स्केलिंग कर दीजिए, इसके सिस्टम को बढ़ा दीजिए, इनको छोटा कर दीजिए। आप कहेंगे नहीं हमारे यहाँ प्राइवेट वाले ज़्यादा आ रहे हैं, तो प्राइवेट वालों को बड़ा कर दीजिए। तो इसमें जब आपने हर सिस्टम को अलग अलग, हर सर्विस को पहले से ही अलग अलग बनाया है, तो जिसको बड़ा करने की जरूरत होगी, जिस सर्विस की स्केलिंग करने की जरूरत होगी, उसकी स्केलिंग आप आसानी से कर लोगे। तो आप कहेंगे हाँ, तो ये होता है माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो, आप एक बार कंक्लूड कर रहे हैं चीज़ों को। आपका जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है वो हमने बताया दो रूप में होता है, एक मोनो हो गया और एक हो गया माइक्रो सर्विसेज। मोनो सर्विसेज में क्या होता है, यहाँ मोनोलिथिक में क्या होता है, बहुत सारी सर्विसेज होती, देते तो आप कई सारी सर्विसेज हैं, लेकिन वो आपके उनका सॉफ्टवेयर में अलग अलग सर्विसेज का अलग अलग विभाजन नहीं करते हो, सिंगल जगह सारी सर्विसेज को आप देते हो। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में सही होता है, लेकिन जैसे जैसे आपके सर्वर में जैसे बहुत प्रकार के आप सर्विसेज दे रहे हो, तो किसी सर्विसेज पे लोड ज़्यादा आ रहा है, तो आपको पूरे सर्वर का आर्किटेक्चर बड़ा करना पड़ेगा, पूरे सर्वर को जो है बड़ा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे होता है कि आप माइक्रो सर्विसेज में, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हर सर्विस को अलग अलग बनाया है, तो जिस सर्विस पे ज़्यादा लोड आता है उसको आप स्केल कर दीजिए, बाकी को ना स्केल करिए, ठीक है। अब आप कहेंगे उदाहरण दीजिए। उदाहरण ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका जो फ्लिपकार्ट आप सब लोग यूज करते हो, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हम लोग फ्लिपकार्ट यूज करते हैं। ये बताइए उसमें कई सारी सर्विसेज है ना, एक सर्विसेज है जहाँ से आप प्रोडक्ट सर्च करते हो, एक सर्विस है जहाँ पे आप कार्ट ऐड टू कार्ट करते हो, एक सर्विस है जहाँ पे आप पेमेंट करते हो, एक सर्विस है आप जहाँ पे जो है आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो आप कहेंगे हाँ बहुत है। अब जितनी भी सर्विसेज होती हैं बड़ी, वो मोनोलिथिक पे पहली बात तो नहीं बनती हैं, क्योंकि वो स्केल नहीं कर पाती हैं। कोई छोटी सर्विस है, कोई स्टार्टिंग में काम कर रहा है, तो वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे करता है, नहीं तो माइक्रो सर्विसेज में करता है। अगर फ्लिपकार्ट मोनोलिथिक में काम करता तो होता क्या, अब हम उदाहरण दे रहे हैं, हाँ काम वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे करता है, ठीक है। उदाहरण दे रहे हैं कि अगर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे काम करता तो होता ये ना कि जब बिग बिलियन डे में खूब ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो मान लीजिए खूब प्रोडक्ट सर्च हो रहे हैं, खूब प्रोडक्ट मतलब सर्च वाली जो सर्विस है उसकी मांग डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो फ्लिपकार्ट को अपना पूरा सॉफ्टवेयर और बड़ा करना पड़ता है, पूरा सर्वर बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसके लोड आ रहा है, क्योंकि अब वहाँ पे तो उसने अलग कैटेगराइज, उसमें अलग तरीके से तो किया नहीं है सर्च को, उसी में इनबिल्ड करके बनाया है, सिंगल सॉफ्टवेयर में सर्विसेज का डिवीजन नहीं किया है, तो पूरा सॉफ्टवेयर को बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि मोनोलिथिक पे जो बड़ी कंपनियां वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे नहीं चलती, बल्कि माइक्रो सर्विसेज पे चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि जब बिग बिलियन डे में फ्लिपकार्ट पे सर्च का ऑप्शन ज़्यादा आता है, तो वो जो उसका सर्च वाला है सिस्टम, उसको बड़ा कर देता है, उसकी स्केलिंग कर देता है, ज़्यादा लोग सर्च करने वाले हैं, सर्च वाली स्केलिंग कर देगा। ऐड टू कार्ट खूब कर रहे हैं, तो जो ऐड टू कार्ट वाली सर्विस है उसकी स्केलिंग कर देगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है। दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिए आप लोग, मोनोलिथिक, माइक्रो सर्विसेज में जितनी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं सबको अलग अलग उस सॉफ्टवेयर में बांटा रहता है, और जब जिस सर्विस को बढ़ाने की जरूरत होती है उस सर्विस को बढ़ा लिया जाता है। मोनोलिथिक में ऐसी सुविधा नहीं होती है। और इन जनरली जितनी भी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, वो सब माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का यूज करती हैं आज के दिनों में, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। आते हैं हम अपने प्रश्न के ऊपर। हमारा प्रश्न क्या था? हमने आपको बहुत देर इन चीज़ों के बारे में समझा दिया। अब आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। प्रश्न क्या था? एक कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के लिए एक मोनोलिथिक और एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बीच निर्णय ले रही है। कौन सा कथन सबसे अच्छा बताता है कि बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन के लिए माइक्रो सर्विसेज को प्राथमिकता दी जाती है? हमने बताया ना क्यों प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि आप इसमें स्केलिंग कर सकते हो। जिस सर्विस पे आप बहुत बड़ी कंपनी बन गए हो, तो जिस सर्विस में ज़्यादा डिमांड है आप उसी सर्विस पे आप फोकस करोगे, उसी सर्विस को ज़्यादा बढ़ाओगे, उसी की स्केलिंग करोगे। जिसकी डिमांड नहीं है उसकी स्केलिंग नहीं करोगे। लेकिन जो मोनोलिथिक होता है वहाँ पूरी हर सर्विस के साथ में, क्योंकि वो उसी सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड है, तो उसी सबके साथ में जो है क्या करनी पड़ती है, स्केलिंग करनी पड़ती है। तो क्या यहाँ पे ऑप्शन है? मोनोलिथिक सिस्टम माइक्रो सर्विसेज की तुलना में बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं, पहला है। दूसरा है कि माइक्रो सर्विसेज की लागत मोनोलिथिक सिस्टम में की तुलना में कम होती है। तीसरा ऑप्शन है कि मोनोलिथिक सिस्टम की तुलना में माइक्रो सर्विसेज को डिबग करना आसान होता है। चौथा है कि माइक्रो सर्विसेज सेवाओं की स्वतंत्र स्केलिंग की अनुमति देता है। तो यही सही हो जाएगा कि आप माइक्रो सर्विसेज में स्वतंत्र स्केलिंग कर सकते हो। जिस सर्विस को आपको बढ़ाना है आप उस सर्विस को क्या करोगे, उस सर्विस को आप बढ़ा लोगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए इतनी चीज़ें हमने आपको समझाई। अब आता है मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज को आप समझ चुके होंगे। अगला है कि एल्गोरिथम आर टेस्टेड बाई, एल्गोरिथम का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो एल्गोरिथम का परीक्षण डेटा के द्वारा किया जाता है। जैसे आपने कोई एल्गोरिथम बनाया, अब उसका टेस्ट कैसे करोगे कि टेस्ट मतलब सही से वर्क कर रहा है नहीं, तो आप उसको बहुत सारा डेटा दोगे। अब आप उसको डेटा दोगे तो वो डेटा पे काम करेगा। अगर आपको सही आउटपुट दे रहा है, जो आप एल्गोरिथम जिसलिए बनाए हैं वो काम कंप्लीट हो रहा है, तो आपका एल्गोरिथम सही है।
ठीक है, यानी कि अगर वो डेटा सही से वर्क कर रहा है तो आपका एल्गोरिथम सही है। जैसे हमने अगर एक कैलकुलेटर बताया जो 2 + 2 को 4 करना है जिसको, तो अब उसको हम कई सारी कैलकुलेशन दे दिए, अगर वो सही डेटा दे, अगर वो सब सही आंसर हमें दे रहा है तो बिल्कुल हमने जो एल्गोरिथम बनाया है वो सही वर्क कर रहा है, वो सही प्रोसेस सारे स्टेप्स वर्क कर रहे हैं, उसको चेक करना है, उसके लिए डेटा का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अब इसको हमें फिर से मिलाना है। प्रोग्राम लोड करना, प्रोग्राम स्टार्ट करना, यूजर इंटरफेस, हॉल्ट निर्देश, समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन। देखिए ये क्या है, हम इधर से चलते हैं। लिखा कि मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम चलते हैं। बताइए मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम चलते हैं तो इसको क्या करते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं कि समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन। समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन। समवर्ती प्रोग्राम का मतलब कि सीपीयू में जो आपकी रैम है उसके साथ साथ पैरेलली जो है कई प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यानी कि मल्टीपल प्रोग्राम मेमोरी में एक साथ रन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन। जब आपका सीपीयू आपकी रैम एक साथ कई प्रोग्राम्स को रन करती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि पूरी चीज़ें यहीं पे लिखी हुई हैं, कौन सी क्या चीज़ है तो तुरंत समझा दे रहे हैं। अगला है प्रोग्राम को रोकता है और कंप्यूटर को रोक देता है। देखिए हाल्ट, ये काम कौन करता है? हाल्ट। जब आप हाल्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, हाल्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब कि रोक दो भाई, इसको स्टॉप करो। स्टॉप करने का मतलब कोई आपका प्रोग्राम चल रहा है उसको रोकना है, कंप्यूटर को रोकना है, तो ये प्रक्रिया ये क्या कहलाता है? ये इंस्ट्रक्शन कहलाता है हाल्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगला है कि मेमोरी इज क्लियर्ड व्हेन द कंप्यूटर पावर ऑफ। मेमोरी क्लियर हो जाती है जब कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाता है। ये होता है आपका यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये यहाँ पे यूजर इंटरफेस के संदर्भ में बात की है। जैसे मान लीजिए आप चला रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर में आप देखिएगा कुछ चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अचानक से पावर ऑफ हो जाए, लाइट चली जाए, आप क्या होता है? पावर ऑफ होने के बाद जो भी यूजर इंटरफेस होता है वो सब गायब हो जाता है, वो स्टार्ट होता है फिर से, तो जो भी डेटा होता है आपका वो लॉस हो जाता है। ठीक है, जो भी आपके उसमें होता है डेटा, जितने भी आपके वोलेटाइल डेटा होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? वो सब आपके गायब हो जाते हैं। तो यही है कि कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी साफ हो जाती है, इसका ये कहने का मतलब है। यहाँ पे ये संबंधित है आपके यूजर इंटरफेस से। ठीक है, तो तीसरे का हो जाएगा सी, चौथे का हमने कौन सा बताया? चौथे का हमने बताया बी। अगला है कि कंप्यूटर शुरू होने पर प्रोग्राम लोड करने की एक विधि। ये क्या होती है? कंप्यूटर शुरू करने पर प्रोग्राम लोड करने की विधि। अब यहाँ पे देखिए, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो प्रोग्राम लोड होता है ना, आपका जो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका हार्ड डिस्क से आपसे रैम में आता है। इतना अगर नहीं समझना है, इतनी क्रिटिकल चीज़ है, इतना समझिए जब कोई प्रोग्राम लोड हो रहा है तो उसका मतलब तो यही होता है ना कि प्रोग्राम लोड हो रहा है, कुछ यहाँ नई चीज़ है ही नहीं है। लिख रहा है कि मेथड टू लोड अ प्रोग्राम, तो जब प्रोग्राम लोड करने का मेथड सीधी सी बात है वो होता है कि प्रोग्राम लोड करना। प्रोग्राम लोड करने का क्या मतलब है? कि आप प्रोग्राम लोड कर रहे हो, कुछ इसमें समझने वाली चीज़ें है ही नहीं। ठीक है, अगला है कि इनपुट आउटपुट का प्रबंधन करता है और निर्देशों को निष्पादित करता है। आपने जो उसको इनपुट इंस्ट्रक्शन दिए वो उसको ले रहा है, उसके बाद जो भी काम करना है आपके इंस्ट्रक्शन को काम कर रहा है, उसके बाद आपको आउटपुट कर रहा है। तो ये क्या करता है? जब आप किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो ये काम ये करता है। ठीक है, आप देखिए कुछ जगह आप देखेंगे ना कुछ बुक्स में, तो इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ये जो अभी हमने बताया आपका कि प्रोग्राम स्टार्ट में वो बताता है ये वाला आपका मेमोरी वाला, कि मेमोरी ऑफ वाला, मेमोरी इज क्लियर्ड, ये कुछ जगह प्रोग्राम स्टार्ट में बताया गया है, और मैनेज आउटपुट इनपुट को ये यूजर इंटरफेस में बताया गया है, लेकिन वो गलत है। ठीक है, जो हम बता रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैनेज आउटपुट, जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो आपके इनपुट को ले रहा है और आपको आउटपुट कर रहा है और आपके निर्देशों को निष्पादित कर रहा है। जब आप प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो, जब आप किसी प्रोग्राम को ओपन करते हो तो यही तो चीज़ होती है। आपने क्लिक किया, आपने अब जो इंस्ट्रक्शन दिए उसी हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, आपके इंस्ट्रक्शंस को क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है। जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तभी तो करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक है, फर्स्ट का सी हो जाएगा, दूसरे का ई हो जाएगा। एक सेकेंड, फर्स्ट का डी हमने बताया था, ये फर्स्ट का क्या होगा? डी होगा। प्रोग्राम लोड करने का मतलब है कि प्रोग्राम लोड होना, ये तो सिंपल है। प्रोग्राम स्टार्ट करने का क्या मतलब है? प्रोग्राम स्टार्ट करने का मतलब है कि आउटपुट का प्रबंधन करता है और निर्देशों को निष्पादित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। और तीसरे का जो आपका ऑप्शन है, तीसरे का ऑप्शन है कि यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का मतलब है कि आपका जो है कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी साफ हो जाती है, हो गया सी। और चौथे का है हाल्ट निर्देश का मतलब है कि ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, रोकना। हाल्ट का क्या मतलब होता है? रोक देना। और आपका समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन का क्या मतलब है? मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम चल रहे हैं। तो देखिए DEC है हमारा, DEC और बी फिर ए, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हमने बताया कि कुछ बुक्स में इसका राइट आंसर ये भी बताया गया, तो ये हमने यहाँ पे सी इसीलिए लिखा है, सी इसका होगा नहीं। ठीक है, इसका होगा ए। लेकिन सी कुछ बुक्स में आपको सी भी लिखा मिलेगा, यानी कि पहले का डी तो सही है, दूसरे का ये सी, दूसरे और तीसरे में प्रॉब्लम है कि दूसरे का ये सी कर देते हैं, यानी कि दूसरे का ये वाला कर देते हैं ऑप्शन प्रोग्राम स्टार्ट में, ये वाला मेमोरी वाला, और तीसरे का कर देते हैं यूज़र इंटरफेस में ई वाला। ठीक है, अब मेरे हिसाब से तो ए सही होगा, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च की। आप बताइएगा आपके हिसाब से क्या होगा? अगर ज़्यादा बुक्स में ये वाला सी वाला हो तो आप बताइएगा। मेरे हिसाब से तो ये ए वाला होगा। ठीक है, अब आपके ऊपर छोड़ते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर आपने कहीं पढ़ा है तो बताइएगा वहाँ पर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, इसीलिए हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, एक बार
अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है। देखिए, जब हम कोई भी प्रोग्राम, आपकी कोई प्रक्रिया शुरू करते हैं कंप्यूटर में, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली हैं। जब हम कोई प्रक्रिया, कोई प्रोसेस शुरू करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, वो प्रोसेस कई सारे छोटे छोटे अन्य कामों को एक साथ शुरू करता है। कई सारे छोटे छोटे अन्य कामों को, वो मतलब प्रोसेस कई सारे छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है। जैसे जब हम काम कोई कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें देखिएगा कि एक ऑप्शन होता है जो आपको बताएगा कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी स्पेलिंग गलत है। एक काम है आप जो टाइपिंग कर रहे हैं वो काम चल रहा है, ठीक है। तो और दूसरा काम है जो बैकग्राउंड वगैरह, मतलब कई सारे, जब आप कोई एक प्रोसेस करते हो, इतना कहने का मतलब है, तो कई सारी प्रक्रियाएं, मतलब उस प्रोसेस में कई सारी छोटे छोटे चीज़ें साथ में चलती रहती हैं। तो एक प्रोसेस क्या है, एक बड़ी चीज़ है। और उस प्रोसेस के अंदर जो छोटी छोटी टास्क होती हैं, जो अन्य छोटी, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन खोला, वो एक प्रोसेस हो गया, आपने व्हाट्सअप खोला, वो प्रोसेस हो गया। अब उसमें आप कई छोटी छोटी टास्क कर रहे हो, तो जो और छोटे छोटे काम कर रहे हो समझने के लिए, तो वो उन टास्क को थ्रेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थ्रेड बोला जाता है उनको। क्या बोला जाता है? थ्रेड बोला जाता है। तो आपसे पूछे कोई थ्रेड क्या है, तो थ्रेड होता है किसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो छोटी छोटी टास्क चलती हैं, उसको बोला जाता है थ्रेड। क्योंकि प्रोसेस जो होता है वो अपना, मतलब उसमें तो बहुत सारे काम एक साथ में हो रहे हैं ना, अब उसमें जो छोटे छोटे, कई सारे छोटे छोटे काम हो रहे हैं, उनको बोला जाता है थ्रेड। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस एक बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ है मतलब इसका वेट ज़्यादा है, बड़ी चीज़ का मतलब ऐसे समझिए, इसका वेट ज़्यादा है। और जो थ्रेड है, अगर प्रोसेस से तुलना करेंगे, तो ये तो प्रोसेस के अंदर छोटे छोटे भाग हैं, तो इनका थ्रेड क्या है, इनका वेट क्या है, कम है, ठीक है। अब देखिए, प्रोसेस और थ्रेड में, आपको पूरा खाना बनाना है, मान लीजिए आपको सब्जी बनाना है पनीर की, तो वो पूरा एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। थ्रेड क्या है? उसके लिए जो है आप काट रहे हैं, क्या लहसुन प्याज काट रहे हैं, उसके साथ साथ आप पनीर को फ्राई कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने जो है उसमें जो है मिक्सी में मसालों को पीस रहे हैं। ये जो छोटी छोटी टास्क है, इसको थ्रेड बोला जाता है। पूरी जो प्रक्रिया, आपकी पूरी प्रक्रिया को बोलेंगे तो वो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो प्रोसेस बड़ा है कि थ्रेड बड़ा है, प्याज काटना बड़ा है कि पूरी पनीर बनानी बड़ी है, तो आप कहेंगे पनीर बनानी बड़ी है। तो मतलब थ्रेड जो है उसका वेट कम है, और जो पूरी प्रक्रिया है उसका वेट ज़्यादा है। थ्रेड क्या है? उसी प्रक्रिया के छोटे छोटे टास्क हैं, ठीक है। तो वही लिखा है निम्नलिखित में कौन सी हल्की प्रक्रिया है, लाइट वेट है, जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चलती है। तो वो क्या है? वो आपकी थ्रेड है। ये स्वतंत्र रूप में भी चलती है। जैसे मान लीजिए, जरूरी थोड़ी ना है कि सारे थ्रेड, जैसे पनीर बनाने में आप ये भी कर सकते हैं ना कि केवल प्याज काट रहे हैं एक समय में, दूसरे हो सकता है कि आप प्याज भी काट रहे हो, वो पनीर बनाने का एक भाग भी हो सकता है। प्याज काटना, बिना पनीर बनाए भी आप प्याज काट सकते हो। तो जो छोटी चीज़ें होती हैं उसको थ्रेड बोला जाता है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, एपीके का क्या अर्थ है? इसको आप बताएंगे, कहाँ पे बताएंगे? कमेंट में बताएंगे, क्योंकि हमने कई बार बताई है, बहुत छोटी चीज़ है, इसको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको छोड़ते हैं, आप इसको बताइएगा। वर्तमान में प्रक्रियाओं के सभी पीसीबी की प्रविष्टि डॉट डॉट में की जाती है। मतलब पीसीबी की प्रविष्टि आपको बताना है कि कहाँ पे की जाती है। अभी हम देखेंगे कि पीसीबी हमारा है क्या, पहले ये हम, तो अभी हम समझेंगे कि पीसीबी होता क्या है। पहले तो समझिए ऐसी छोटी सी बात, पीसीबी का क्या मतलब है। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब फुल फॉर्म से आप समझ चुके होंगे कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? ब्लॉक समझ रहे हैं? ब्लॉक, चलिए, ब्लॉक का मतलब होता है कि जैसे आपका ये एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, तो उसमें बोला जाता है ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, मतलब उसको कई छोटे छोटे एरियाज में बांट दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपके कंप्यूटर में कई सारे काम, कई सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं ना, तो उनको अलग अलग ब्लॉक्स में बांट दिया जाता है। ये प्रक्रिया इस भाग में चल रही है, ब्लॉक ए में, ये बी में, ये ब्लॉक सी में, कई सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, वो एक साथ तो चलती नहीं, तो उनको सीपीयू अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। वो क्या कहलाते हैं? ब्लॉक्स कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? वो ब्लॉक्स कहलाते हैं। अब देखिए, कई सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, एक प्रक्रिया चल रही होगी तो एक ही ब्लॉक होगा, कई सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं तो कई सारे ब्लॉक होगा। लेकिन अब दिक्कत ये होगी कि इनको पहचाना कैसे जाए, कौन सा ब्लॉक है। तो सीपीयू करता है कि इनकी हर ब्लॉक की, हर प्रोसेस की एक आईडी बना देता है। इस ब्लॉक में उसका स्टेटस तो होता है कि जैसे आपने कोई फाइल भेजी है तो वो फाइल क्या है, उसका स्टेटस क्या है, गई कि नहीं गई है, ये प्रोसेस चल रहा है कि खत्म हो गया है, ठीक है। और इस प्रोसेस में कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आप प्रोसेस में कई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन वर्तमान में चल रहा है। जैसे आपने फाइल भेजी है, वो प्रिंट हो रही है, तो फाइल अभी जा रही है कि प्रिंट होना शुरू हो गई है, कितने पेज प्रिंट हो गए हैं, वो सारी चीज़ें कि कहाँ पे पहुँचा है, खत्म हो गया है कि भी हुआ है। तो यानी कि आपका जो सीपीयू होता है वो क्या करता है, जैसे जो भी आपके प्रोसेस चल रहे हैं उनके लिए अलग अलग ब्लॉक्स बनाता है, और वो ब्लॉक्स क्या करते हैं, वो हमें उस प्रोसेस के बारे में सारी जानकारियां देते हैं कि कौन सी चीज़ें चल रही हैं, कौन सी नई चीज़ें चल रही हैं, और इनके लिए एक आईडी भी बनाता है, हर प्रोसेस की एक आईडी भी बनाता है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक?
चलिए आगे समझते हैं। यहाँ तक नहीं समझना है, थोड़ी सी और चीज़ समझना है। अब कई सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं सीपीयू में, हमने बताया ना। तो एक ऐसा सीपीयू में एक ऐसी लिस्ट होती है, जो कि लिख के रखती है, अच्छा ये प्रोसेस ए चल रहा है, प्रोसेस बी चल रहा है, प्रोसेस सी चल रहा है, प्रोसेस डी चल रहा है, प्रोसेस सी, मतलब सारे ब्लॉक्स, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी। अब इस ब्लॉक, ये ब्लॉक क्या बताएगा, ये है आपका पीसीबी, इसे बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो वहाँ पे इसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी कि प्रोसेस ए में क्या चल रहा है, प्रोसेस बी में, प्रोसेस सी में। और एक जगह ये सारे प्रोसेस जो हैं, जितने भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स हैं, ये एक लिस्ट में लिखे होंगे। इस लिस्ट को क्या बोलते हैं, इस लिस्ट को बोलते हैं प्रोसेस टेबल। क्या बोलते हैं, प्रोसेस टेबल। समझ ही गए होंगे नाम से ही कि प्रोसेस टेबल का क्या मतलब है, कि जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं उन सारी एक टेबल, उनकी एक टेबल। और पीसीबी क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स क्या हैं, तो अलग अलग ब्लॉक्स हैं जहाँ पे अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं, वहाँ पे उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। तो अब आशा करते हैं ये चीज़ आप समझ चुके हो। तो लिखा है वर्तमान में सभी पीसीबी की प्रविष्टि, यानी कि जितने भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स चल रहे हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो वो सारे के सारे आपकी एक टेबल होती है जिसको प्रोसेस टेबल बोलते हैं। वहाँ पे वो सारी प्रक्रियाएं जो चल रही हैं लिखी होती हैं। अगला एक निष्पादन में किसी प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, हमने अभी बताया लास्ट टाइम कि कोई भी आपका प्रक्रिया चल रही है तो उसको बोलते हैं कि हम ये प्रोसेस चल रहा है, निष्पादन चल रहा है, हमारा घर बन रहा है, अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है। अभी कुछ देर पहले ही बताएं कुछ, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि निष्पादन मतलब होता है कि कोई प्रक्रिया जब चल रही है, अभी काम चल रहा है, हो रहा है, उसको बोलते हैं निष्पादन। तो उसमें उसको नाम क्या दिया जाता है, उसमें उसको नाम दिया जाता है प्रोसेस। अब हमारे सारे क्वेश्चन यहीं से समाप्त होते हैं। सॉफ्टवेयर का टॉपिक आपका खत्म हो गया, ठीक है। कल से हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस देखेंगे, एक क्लास में इनपुट आउटपुट डिवाइस को खत्म कर लेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी आपको, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो भी बताइएगा। क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है तो हम कोशिश करते हैं अपने हिसाब से कि थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करें चीज़ों का, ताकि लेखपाल तक आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, पेपर तक हमें कंप्लीट भी करवाना है। बाकी हाँ, इतना भी नहीं स्किप करते कि सारी चीज़ें स्किप कर दें, जितनी जरूरी लगती है उतनी चीज़ें हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। बाकी जो भी प्रॉब्लम हुई हो, कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो, कोई आपको सुझाव देना हो तो वो भी अवश्य दीजिएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे आप सभी को मिल जाएगा। और जो साथी लास्ट तक क्लास देखें, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जो सब्सक्राइब पहले से किए हुए हैं आप लोग लाइक करिएगा, और जो भी हम क्वेश्चन पूछे उनका कमेंट में आंसर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपकी इच्छा हो तो आप किसी ग्रुप में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों से मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में। आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।